जी हाँ दोस्तों, ये आपका महासंग्राम वीडियो होने वाला है और इसमें हम आपको टोटल बताएंगे। ठीक है, देखिए आपको टोटल जो आपको क्वेश्चन पढ़ना है दोस्तों, वो आपको टोटल कितना पढ़ना है। टोटल 5 यूनिट तक आपको क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल 5 यूनिट तक आपको क्वेश्चन है, जिसमें से मैंने आपको पिछले वीडियो में भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था। ठीक है, तो यूनिट 1 में इतने सारे क्वेश्चन है, सभी को हम एक एक करके चर्चा करते हैं। ठीक है, पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो डिजिटल शिक्षा का अर्थ और इसके विकास का वर्णन करें, या डिजिटल शिक्षा का अर्थ, महत्व, विकास का वर्णन करें, या इनके अवधारणा का वर्णन करें। एक आंसर मैं बता रहा हूँ, उसी को आपको डालना है। ठीक है, क्वेश्चन डिजिटल शिक्षा का अर्थ और इसके लाभों का वर्णन करें, या डिजिटल शिक्षा का अर्थ और इसके महत्व का वर्णन करें, या डिजिटल शिक्षा का अर्थ और इसके विकास का वर्णन करें। किसी भी तरीका से आचार क्वेश्चन 80% चांस है कि इंग्लिश में रहेगा, बाकी हिंदी में आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ भी रहेगा डिफाइंड डिजिटल एजुकेशन, ठीक है, या तो फिर एक्सप्लेन डिजिटल एजुकेशन एंड इसके रहेगा प्रॉफिट, लाभ जिसको बोलते हैं, बेनिफिट। महत्व का मतलब ही वही होता है, बेनिफिट। तो जहाँ भी आपको डिजिटल एजुकेशन का मीनिंग लिखने के लिए आ जाए एंड इसके प्रॉफिट दे दे या तो फिर इसके बेनिफिट दे दे, बात एक ही पड़ता है। या तो फिर क्वेश्चन आपको दे दे डिजिटल शिक्षा का अर्थ यानी डिजिटल एजुकेशन का मीनिंग लिखने दे दे और इसके विकास यानी कि डेवलपमेंट लिखने दे दे, तो भी आंसर आपको सेम लिखना है। मतलब कहीं भी अगर डिजिटल एजुकेशन का मीनिंग लिखने दे दे, डिजिटल एजुकेशन का प्रॉफिट लिखने दे दे, डिजिटल एजुकेशन का बेनिफिट लिखने दे दे, या डिजिटल एजुकेशन के मीनिंग के साथ साथ इसका डेवलपमेंट लिखने दे दे यानी विकास लिखने दे, आंसर आपको सेम लिखना है। ठीक है, चलिए इसके आंसर की ओर बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो डिजिटल शिक्षा, देखिए डिजिटल जो शिक्षा है ना, जो हमें आंतरिक विधियों द्वारा सिखाई जाती है, जैसे कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह जो हो गया आंतरिक विधियाँ, ठीक है, आंतरिक तकनीकी द्वारा सिखाया जाता है, उसे हम डिजिटल शिक्षा कह सकते हैं। इससे टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग, जिसे TEL या तो फिर डिजिटल लर्निंग या तो फिर ई लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। अगर तीनों नाम याद नहीं रख पाते हैं तो सीधा सीधे ई लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए आज वर्तमान में ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है, जैसे वीडियो, इंटरनेट, लाइव, PDF, ये सब चीज़ों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, सीधा सीधी बात है। डिजिटल शिक्षा क्या है? जो आंतरिक विधियों द्वारा पढ़ाई जाती है, जिसको दूसरा भाषा में डिजिटल लर्निंग या ई लर्निंग भी कह सकते हैं, और अभी के समय में वीडियो के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, लाइव और PDF के माध्यम से पढ़ाया जाता है। अगर सरल शब्दों में बात करें तो डिजिटल शिक्षा सिखाने और सीखने के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटल उपकरणों का उपयोग है। हम किसी को सिखा भी सकते हैं और खुद से सीख भी सकते हैं, एकदम डिजिटल उपकरण के माध्यम से। उपकरण मतलब तकनीकी के माध्यम से, नया नया चीज़ों के माध्यम से, लैपटॉप, PDF, ये सब के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट, डिजिटल तकनीकी का यह प्रयोग शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए फायदेमंद है। शिक्षक को भी फायदा होता है और स्टूडेंट को भी फायदा होता है। ठीक है, नए तरीकों की खोज करके शिक्षक छात्रों को पढ़ाने एवं बेहतर और उन्नत रूप से लेकर आते हैं। मतलब इसके माध्यम से शिक्षक बेहतर तरीक़े से विद्यार्थियों को पढ़ा पाते हैं। ठीक है, यह जुड़ाव पैदा करने में मदद करता है, यह जुड़ाने के एक दूसरे को जोड़ता है, शिक्षक और बच्चों को, और सीखने को एक मनोरंजन गतिविधि बनाता है और बच्चों क्या करते हैं, इसको मनोरंजन तरीके से सीखते हैं। नेक्स्ट, शिक्षा की इस विधि ने सीखने को बहुत ही लचीला बना दिया, मतलब बहुत आसान तरीके से बच्चे सीख जाते हैं। छात्र कहीं से भी कक्षाओं में भाग ले सकते हैं। अगर वो खेत में भी काम कर रहे हैं तो भी वहाँ से वो ऑनलाइन कक्षा कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, जब चाहे वो तब अध्ययन कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है कि शिक्षा की इस विधा ने सीखने को बहुत ही लचीला बना दिया। छात्र कहीं भी कक्षाओं को में भाग ले सकते हैं और सीख सकते हैं, वही पॉइंट है। चलिए अब आते हैं डिजिटल शिक्षा के लाभ दे दे यानी एडवांटेज, जिसको बोलते हैं प्रॉफिट बोलते हैं, बेनिफिट बोलते हैं, या तो फिर इसका महत्व दे दे, बात एक ही पड़ता है। ठीक है, तो इसका क्या क्या फायदा दोस्तों? इसका असीमित जानकारियाँ, मतलब इसमें जितने मर्जी उतने जानकारियाँ उपलब्ध होता है, आप जितने मर्जी उतना सीख सकते हैं। इसमें सीमित जानकारी नहीं है, अनंत जानकारी, बहुत सारी जानकारी हैं। ठीक है, तो इंटरनेट की दुनिया बहुत ही विशाल है और सूचनाओं से भरी हुई है, जिसमें से अधिकांश मुफ्त में उपलब्ध यानी फ्री में उपलब्ध है। आप जानकारी जाकर के ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। डिजिटल शिक्षा के उद्भव ने छात्रों के लिए ज्ञान के इस खजाने का पता लगाना और उसका उपयोग करना संभव बना दिया है। मतलब आप बहुत सारे ज्ञान, बहुत सारे चीज़ों का खजाना के बारे में आप जान सकते हैं, बहुत सारे ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और बिल्कुल ये आपके लिए संभव बना दिया गया है, किसके माध्यम से? डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से। दूसरा है पर्यावरणीय लाभ। पर्यावरणीय लाभ क्या है दोस्तों? मान लो कि आप कहीं पढ़ने के लिए जाते थे तो आप बाइक से जा रहे हैं, तो बाइक से जा रहे हैं तो पेट्रोल खर्चा हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, लेकिन अब घर में ही बैठ करके आप खुद पढ़ रहे हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए पर्यावरणीय लाभ क्या है? तो भौतिक पाठ्यपुस्तकों और मुद्रित सामग्रियों की आवश्यकता को कम करके डिजिटल शिक्षा पर्यावरणीय संरक्षण में योगदान दिया। देखो, भौतिकी पाठ्यपुस्तकों मतलब बहुत सारे पाठ्यपुस्तक का जरूरत हमें पड़ता था, उससे गाड़ी भी यहाँ से वहाँ ले जाते थे, और पाठ्यपुस्तक वैसे थोड़ी ना बनते थे, वो तो लकड़ी से ही बनते थे ना, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण को क्षति पहुँचता था। तो इस चीज़ों को कम हुआ है डिजिटल एजुकेशन को आने से, यानी डिजिटल शिक्षा को आने से। ठीक है, यह
पारंपरिक शिक्षा से जुड़े कागज के उपयोग और कार्बन उत्सर्जन को कम करके स्थिरता के सिद्धांतों के अनुरूप किया। मतलब ये जो लकड़ी से बनने वाले कागज है ना, इसका उपयोग कम कर दिया है, क्योंकि पीडीएफ वगैरह के माध्यम से यहाँ पे पढ़ा जाता है। ठीक है। वैश्विक सहयोग, विश्व में भी ये सहयोग दिए, सिर्फ एक देश में नहीं बल्कि पूरा विश्व में सहयोग दिए। डिजिटल शिक्षा वैश्विक सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान के द्वार खोलती है। मतलब देखो, हमारा जो रीति रिवाज संस्कृति है, चीन का रीति रिवाज संस्कृति, वो हम लोग मोबाइल से देख लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वैश्विक सहयोग यानी कि जो डिजिटल एजुकेशन है विश्व में सहयोग कर रहा है, हर एक देश में सहयोग कर रहा है। हमारा रीति रिवाज दूसरे देश वालों को पता चल रहा है, दूसरा देश वालों के रीति रिवाज हमको पता चल रहा है, मतलब सांस्कृतिक रीति रिवाज है ना। छात्र दुनिया के विभिन्न हिस्सों के साथियों के साथ जुड़ सकते हैं, मतलब दुनिया में कहीं भी कोई मेरा साथी है उससे हम जुड़ सकते हैं। अंतर संस्कृति को समझ को बढ़ावा दे सकते हैं। अगर किसी की भी संस्कृति रीति रिवाज को अगर अच्छा लगता है तो आप उसको बढ़ावा दे सकते हैं और वैश्वीकृत दुनिया के लिए तैयार कर सकते हैं। और आप विश्व में किसी भी संस्कृति रीति रिवाज को देख करके अपना सकते हैं। कुछ भी चीज़ें, संस्कृति रीति रिवाज ही नहीं, दुनिया के कुछ भी चीज़ें किसी से भी देख करके आप अपने जीवन में अपना सकते हैं। अभी देखते हैं चीन में एक से एक टेक्नोलॉजी मतलब मशीन बनाया जाता है, हम लोग मोबाइल में देखते हैं, उसी प्रकार का बनाने का प्रयास करते हैं। तो विश्व में भी सहयोग दिया जा रहा है डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से, विश्व में सहयोग हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है स्मार्ट क्लासरूम। डिजिटल एजुकेशन में स्मार्ट क्लासरूम होता है, आप लोग देखे होंगे है ना। चौक और टॉक विधि अब अतीत की बात है। पहले टीचर चौक से पढ़ाते थे और टॉक करते थे, यानी कि मुंह से बोल करके पढ़ाते थे, लेकिन अब वो पुराना हो गया। शिक्षक छात्रों को यह समझने में मदद करने के लिए अधिक तकनीकी प्रेमी तरीकों का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है। यानी कि मोबाइल के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, लैपटॉप कंप्यूटर ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। ठीक है। साझा करने में आसानी, और सबसे बड़ा यहाँ पे साझा करने में आसानी है। कोई स्टूडेंट नहीं आया है तो आप उसको सीधा सीधी साझा कर दीजिए, तो कल भी देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये साझा करने में बिल्कुल क्या है, बहुत ही आसान है। आसान तरीका से एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाता है, साझा हो जाता है। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली काफ़ी हद तक छात्रों पर हाथ से लिखे नोट्स की मोटी नोटबुक बनाए रखने पर निर्भर करती थी। आप नहीं गए हैं तो एक स्टूडेंट का नोटबुक मांगना पड़ता था कि हम उसका दे करके लिखेंगे, और आपके पास एक मोटा मोटा नोटबुक रहता था और आप किसी को दे देते तो फिर आप नहीं पढ़ पाते थे, है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जिसमें कक्षा में शिक्षकों द्वारा प्रदान की गई या पुस्तकालय में व्यापक शोध के माध्यम से प्राप्त जानकारी शामिल होती है। ठीक है। यानी हमें एक बड़ा सा नोटबुक दिया जाता है जिसमें हमें स्कूल से मिलता है या तो टीचर देता है, तो खुद के द्वारा नोट्स बनाया जाता है। ठीक है। लेकिन अभी के समय में अगर मैं बात करूं तो सब कुछ बदल देती है। अब जानकारी को संरक्षित करना और साझा करना केवल एक क्लिक दूर है, मतलब एक क्लिक करेंगे दूसरे पास तुरंत पहुंच जाएगा। घर देने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, तो किसी को लेने के लिए आना नहीं पड़ेगा कॉपी किताब, है ना। जिसमें छात्र काफ़ी समय और शारीरिक श्रम बचता है, जिससे छात्रों का समय बचता है और शारीरिक श्रम, आखिर एक जगह से दूसरे जगह घर पहुँचाने में लाने में मेहनत लगता है नहीं लगता, तो ये सब चीज़ें बचता है। ठीक है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत शिक्षण और अनुभव। यानी व्यक्तिगत शिक्षण और अनुभव का मतलब क्या, देखिए दोस्तों, प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली एक बड़ा दोष यह है कि कई छात्र जब कक्षा के बाकी छात्रों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं तो उनमें रुचि की कमी का अनुभव होता है। मान लो आप नया नया कहीं कोचिंग ज्वाइन किए हैं, आपका दोस्त कोई नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमको थोड़ा अजीब टाइप से लगता है, रुचि नहीं आता, पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। ठीक है। लेकिन समकालीन डिजिटल प्रारूपण शिक्षकों को किसी भी व्यक्ति से सीखने की गति और क्षमता के आधार पर अध्ययन सामग्री को अनुकूल करने की अनुमति देता है। अब आप किसी भी शिक्षक से पढ़ सकते हैं, किसी भी शिक्षक से जुड़ सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में होता है कि इस शिक्षक को नहीं जानते हैं, आपको 20 दिन तो जानने में लगता है, वो सब सिस्टम अब खत्म। शिक्षा प्रणाली के डिजिटलीकरण के साथ शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रभाव भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब डिजिटलीकरण मतलब डिजिटल का करण हो रहा है, मतलब ये अत्यधिक तेजी से बढ़ रहे हैं शिक्षा मामले में। गृह कार्य को शीघ्र पूर्ण करना, अब गृह कार्य मतलब जिसको बोलते हैं होमवर्क। ठीक है। तो पेन और पेंसिल की बजाय अब टैब, लैपटॉप या नोट पैड के उपयोग सहायता से बच्चे क्या करते हैं, अपने कार्यों को कम समय में पूरा कर लेते हैं। पहले पेन से लिखना पड़ता था, अब तुरंत लिख देते हैं लैपटॉप में, मोबाइल में। ठीक है। जैसे कि अभी हम आपको लिख करके पढ़ा रहे हैं, वही चीज़ अगर हम आपको खली चौक से लिख के पढ़ाते हैं, कॉपी में लिख के, तो बहुत ज़्यादा समय लगता है। बोल दिए, फटफटाक लिखा गया। ठीक है। डिजिटल शिक्षा समय सीमा से परे। अब देखिए दोस्तों, डिजिटल शिक्षा जो है ना वो समय सीमा से परे है। स्कूल आप 10 बजे जाते हैं, कोई कोचिंग का समय होता है 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे कोचिंग का समय, लेकिन अब आप किसी भी समय पढ़ सकते हैं। तो डिजिटल शिक्षा एक यही समय से परे है, इसका कोई भी फिक्स समय नहीं है। तो डिजिटल शिक्षा के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यह उपयोगकर्ता, जो भी व्यक्ति पढ़ रहा है, उपयोग कर रहा है, उसके अनुकूल है। आप कभी भी किसी भी समय, जब आपको समय मिले तब आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लागत में कमी, और इसमें लागत बहुत कमी होता है। आप एक बार मोबाइल खरीद लिए, आप मतलब जितना मर्जी उतना पढ़ सकते हैं जब तक आपका नौकरी नहीं होता है। लेकिन आप एक कॉपी या 10 कॉपी या 50 कॉपी खरीद के ज़िंदगी भर पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें लागत में भी क्या होता है, कमी होता है। अब बात करते हैं डिजिटल शिक्षा का विकास, कि जो डिजिटल शिक्षा है इसका विकास कैसे होता है। ठीक है। आखिर इसका विकास क्या हुआ, तो देखिए डिजिटल शिक्षा से
छात्रों को शैक्षणिक संस्थानों तक आसानी से पहुंच मिलती है। यानी कि डिजिटल शिक्षा से गरीब व्यक्ति भी शैक्षणिक संस्थान मतलब एजुकेशन से वो लोग आसानी से पहुंच जाते हैं। गरीब से गरीब लोग भी बड़े स्तर तक पढ़ लेते हैं, बड़ा कोर्स कर लेते हैं घर में बैठे हुए। ठीक है, डिजिटल शिक्षा से विद्यार्थियों को ज़्यादा समझ में आता है। डिजिटल शिक्षा के माध्यम से क्या होता है, विद्यार्थियों को बहुत अच्छे तरीक़े से ज़्यादा समझ में आता है ना। डिजिटल शिक्षा से छात्र कम उम्र में ही ज़्यादा जिम्मेदारी लेना सीखते हैं। ठीक है, डिजिटल शिक्षा के माध्यम से स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत ही कम उम्र में वो जिम्मेदार बन जाते हैं। ठीक है, जिम्मेदारी लेना सीख जाते हैं। डिजिटल शिक्षा से छात्रों को किताबी जानकारी के साथ साथ व्यवहारिक और तकनीकी ज्ञान भी मिलता है। अब ऐसा नहीं कि डिजिटल शिक्षा में सिर्फ और सिर्फ किताबी का जानकारी दिया जाता है, नहीं, किताबी की जानकारी के साथ साथ व्यवहारिक कि हमें जीवन में कैसे दूसरों से बात करना, कैसे हमारा व्यवहार होना चाहिए, और तकनीकी का ज्ञान भी दिया जाता है कि आप लैपटॉप अगर चालू कर रहे हैं तो इससे पहले कौन सा कोड वायर तार कहाँ लगेगा नहीं लगेगा, ये सब चीज़ों के बारे में तकनीकी के माध्यम से भी जानकारी दिया जाता है। ठीक है, डिजिटल शिक्षा से छात्र किसी भी समय कहीं भी ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल हो सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, डिजिटल शिक्षा का छात्रों को अध्ययन सामग्री ऑनलाइन मिलती है। अब डिजिटल शिक्षा के माध्यम से छात्रों को जो पढ़ने का सिस्टम होता है ना, सब कुछ ऑनलाइन मिलता है। होमवर्क भी ऑनलाइन, क्लास भी ऑनलाइन, पीडीएफ वगैरह सब कुछ ऑनलाइन होता है। ठीक है, डिजिटल शिक्षा से छात्र और शिक्षकों के बीच सीखने की प्रक्रिया ज़्यादा आकर्षक होता है। डिजिटल शिक्षा के माध्यम से छात्र और जो रहते हैं शिक्षक, वो दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा दोस्तों कि डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका और महत्व का वर्णन करें। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ठीक है, चाहे डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका और महत्व का वर्णन करें आ जाए, या शिक्षा में डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका का वर्णन करें आ जाए, या डिजिटल तकनीकी की भूमिका और महत्व का वर्णन करें आ जाए, ये तीनों क्वेश्चन एक ही है। भले आपको डिफरेंट लगे लेकिन तीनों क्वेश्चन एक ही है। डिजिटल प्रौद्योगिकी बोलो चाहे डिजिटल तकनीकी बोलो, यानी जिसको टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, बात एक ही पड़ता है। ठीक है, तो ये तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, आंसर आपको सेम लिखना है। इंग्लिश में अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे आएगा, डिस्क्राइब द रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो आपको देखना है कि हाँ कहीं डिजिटल टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है, तो आपको पूरा आंसर यही डालना है। हो सकता है कि हिंदी में क्वेश्चन ना दे, सिर्फ इंग्लिश में दे, बट आप आंसर हिंदी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ भी डिजिटल टेक्नोलॉजी आ जाए, यानी कि डिजिटल तकनीकी, ठीक है, आपको आंसर यही लिखना है। और इसको हम बिल्कुल आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, बहुत ही आसान। देखिए, डिजिटल प्रौद्योगिकी बोलो चाहे तो डिजिटल तकनीकी बोलो, बात एक ही पड़ता है। किसको कहते हैं, तो जो हमें सिखाने में मदद करता है। जैसे यूट्यूब ही एग्जांपल ले लो, यूट्यूब हमें सीखने में भी और सिखाने में भी मदद करता है। हम खुद पढ़ते भी हैं और हम दूसरों को पढ़ाते भी हैं, है ना। तो सीखने और सिखाने दोनों में मदद करता है, वही तो हमारा टेक्नोलॉजी है। आज वीडियो कॉल कहीं दूर बैठे हुए लोगों से हम कर पाते हैं, ये तो टेक्नोलॉजी है। तो ये हमारा टेक्नोलॉजी हो गया, डिजिटल प्रौद्योगिकी हो गया। अब देखेंगे डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका कि किन किन क्षेत्रों में इनका भूमिका है। तो पहला तो शिक्षा में भूमिका है। ठीक है, अब इसी चीज़ों को हम एक्सप्लेन करेंगे नीचे, बस आपको एक ट्रिक हम बता रहे हैं। ठीक है, शिक्षा में भूमिका, शिक्षा में किस किस क्षेत्र में, तो उत्पादकता उपकरण में, निर्देशात्मक उपकरण में, कंप्यूटर उपकरण में, अनुसंधान उपकरण में। ठीक है, तो पहला आपका क्या हो गया, शिक्षा में इसका भूमिका है। दूसरा मीडिया में भूमिका, व्यवसाय में, यानी कि जिसको बिजनेस बोलते हैं, स्वास्थ्य में भूमिका, मनोरंजन करने में, और अन्य भी बहुत सारे चीज़ों में इसका भूमिका है। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिजिटल उपकरण का महत्व। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारा ये एक ट्रिक है जो कि आपको शॉर्टकट में ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, अगर आपको आंसर बहुत ज़्यादा लंबा लगेगा तो आप शिक्षा वाला छोड़ सकते हैं और आप ये सब लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं आंसर की ओर। सबसे पहले समझते हैं डिजिटल प्रौद्योगिकी, जिसको डिजिटल तकनीकी भी कहते हैं, इसका मतलब क्या है। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी का मतलब ऐसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का उपयोग है जो हमें सीखने और सिखाने में मदद करता है। मतलब देखिए, डिजिटल प्रौद्योगिकी बोलो चाहे तो डिजिटल टेक्नोलॉजी बोलो, ये दोनों एक ही पड़ता है। ठीक है, और ये एक या तो हार्डवेयर हो सकता है या तो सॉफ्टवेयर। अब ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है, देखिए दोस्तों, हम कंप्यूटर से सीखते हैं और सिखाते भी हैं। तो कंप्यूटर में जो अंदर जितने सारे एप्लीकेशन डाउनलोड रहता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर। लेकिन कंप्यूटर चलने के लिए हमको इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ता है, मशीन की ज़रूरत पड़ता है, बहुत सारे कोड का ज़रूरत पड़ता है, उसका कीबोर्ड का ज़रूरत पड़ता है ना। तो ये सब जो जिसको हम लोग हाथ से छू सकते हैं उसको बोलते हैं हार्डवेयर। तो हमें मान लो कि मोबाइल में बहुत सारा एप्लीकेशन चल रहा है, तो आखिर मोबाइल सुरक्षित रहेगा तभी तो चलेगा ना। तो मोबाइल के कवर भी तो ज़रूरी है। तो कवर वगैरह जिसको हम लोग छू सकते हैं वो हो गया हमारा हार्डवेयर, चार्जर, मोबाइल का कवर। ठीक है, ये सब हार्डवेयर हो गया। लेकिन जो इसमें एप्लीकेशन यूज है जैसे यूट्यूब, गूगल, ठीक है, ये सब जो है टेलीग्राम, फेसबुक, ये सब सॉफ्टवेयर हो गया। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी का मतलब हो गया एक ऐसा हार्डवेयर या तो सॉफ्टवेयर, दोनों का उपयोग है
जो हमें सीखने और सिखाने में क्या करता है, मदद करता है। जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग शिक्षा में किया जाता है, मीडिया में किया जाता है, फार्मिंग में किया जाता है, बिजनेस में, स्वास्थ्य क्षेत्र में किया जाता है, बहुत सारे क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। जिससे कार्य को आसान, तीव्र गति और हर, ये आप तीव्र गति कट कर दीजिएगा, ठीक है। जिससे कार्य को बिल्कुल आसान और हर व्यक्ति को समझने और सीखने में आसान हो जाता है, यानी जिससे काम क्या हो जाता है, बिल्कुल आसान हो जाता है और हर एक व्यक्ति को समझने और सीखने में क्या होता है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा आसानी होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसको कुछ उदाहरण, जैसे जो टेक्नोलॉजी का अगर मैं बात करूं, डिजिटल टेक्नोलॉजी का तो कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया, ऑडियो वॉइस हो गया, ऑडियो वीडियो हो गया, गेम्स हो गया, सोशल मीडिया हो गया, स्मार्टफोन हो गया, ये सब तो हमारा टेक्नोलॉजी है ना। ये सब क्या हमारा स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, ठीक है। और सब में ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों में होता है। कंप्यूटर में भी तो बहुत सारे चार्जर वगैरह ये सब लगते हैं, तो इसमें भी हार्डवेयर रहते हैं और बहुत सारे एप्लीकेशन होता है, सॉफ्टवेयर होता है, जिसके माध्यम से हम लोग कुछ सीखते हैं या तो सिखाते हैं, वही हमारा डिजिटल टेक्नोलॉजी है। अब बात करते हैं डिजिटल प्रौद्योगिकी बोलो चाहे तो टेक्नोलॉजी, इसकी भूमिका देखते हैं। तो सबसे पहला भूमिका देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, यानी शिक्षा में डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग। तो देखिए डिजिटल टेक्नोलॉजी को स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय और बहुत सारे संस्थाओं में ज़्यादा उपयोग किया जाता है, ठीक है। इस तकनीकी के तहत कई सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं, ठीक है। अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाए गए, मतलब सॉफ्टवेयर मतलब समझो अलग अलग वेबसाइट एप्लीकेशन, ठीक है, जिन्हें कंप्यूटर की मदद से काम में लिया जाता है। जो कंप्यूटर में एप्लीकेशन डाउनलोड होता है और वहीं से उसका काम लिया जाता है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब देखते हैं शिक्षा का पहला, शिक्षा, अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो शिक्षा में कैसे भूमिका निभाती है, ठीक है। तो हम पहला भी देख रहे हैं, शिक्षा का पहला देख रहे हैं, उत्पादकता उपकरण। ये एक एप्लीकेशन है, आप लोग इसको दूसरा कुछ मत समझिए, एक एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो शिक्षा के लिए बना है। तो देखो ऐसे उपकरण यानी ऐसे सॉफ्टवेयर वास्तव में सॉफ्टवेयर होते हैं। ऐसे जो उपकरण है इस वास्तव में क्या एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर पर कार्य करने वाले हर व्यक्ति के वर्क को बढ़ाते हैं। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो व्यक्ति जो भी काम करता है ना उसके वर्क को, उसके काम को बढ़ा देता है। शिक्षा में विद्यार्थी और अध्यापक इन सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। विद्यार्थी और कौन, यानी कि विद्यार्थी और शिक्षक दोनों पढ़ाई के क्षेत्र में इस सॉफ्टवेयर का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, जैसे डॉक्यूमेंट बनाने में, चार्ट बनाने में, ग्राफ बनाने में, डिजिटल पेंटिंग करने में, डिजिटल वीडियो बनाने में, यही सब चीज़ों में काम किया जाता है। तो ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए काम करते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है, उत्पादकता उपकरण, ठीक है। उसके बाद दूसरा शिक्षा वाला हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है, और सॉफ्टवेयर मतलब एप्लीकेशन समझो, ऐप, ठीक है। यह ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो विद्यार्थियों को किसी विषय को समझने में सहयोग करते हैं, जिससे वह आसानी से अपने सवालों का जवाब ऐसा सॉफ्टवेयर के जरिए जान पाता है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिससे विद्यार्थी क्वेश्चन का आंसर प्राप्त करते हैं, ठीक है, और इससे पढ़ने में उसको बिल्कुल बहुत ही आसान, हर एक क्वेश्चन का आंसर उसको मिल जाता है, ठीक है, हर एक सवाल का जवाब उसको मिल जाता है। तीसरा कंप्यूटर आधारित उपकरण, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर आधारित शिक्षा टेक्नोलॉजी में शिक्षक विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम को गहराई से समझाने के लिए सॉफ्टवेयर और वेबसाइट का उपयोग करते हैं। देखिए इसका उपयोग टीचर इसलिए करता है ताकि विद्यार्थियों को हम अच्छे ढंग से समझा सके, ठीक है। वह साथ ही इसके अंतर्गत विद्यार्थियों का कंप्यूटर ज्ञान भी बढ़ाता है और इससे कंप्यूटर ज्ञान भी विद्यार्थियों का बढ़ता है। नेक्स्ट है अनुसंधान उपकरण। अनुसंधान मतलब होता है रिसर्च करना, ठीक है। तो ये भी एक हमारा क्या सॉफ्टवेयर है। अनुसंधान उपकरण में इंटरनेट पर मौजूद ज्ञान के विभिन्न स्रोतों को शामिल किया गया, मतलब इंटरनेट पर जितने सारा ज्ञान, जितने सारा नॉलेज भरा हुआ है, ये सभी इसके अंदर शामिल होते हैं, ठीक है। और विद्यार्थी और शिक्षक दोनों इन स्रोतों से जानकारी हासिल कर अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। देखो अनुसंधान उपकरण का मतलब होता है जहाँ पे सारा जानकारियाँ उसमें ढेर सारा भरा हुआ है, जैसे गूगल मान लो, ठीक है। और यहाँ से सारे शिक्षक और विद्यार्थी क्या करते हैं, उस चीज़ों को सीखने का काम करते हैं। ये हो गया पहला, हम लोगों ने देखा डिजिटल टेक्नोलॉजी का शिक्षा में भूमिका। अब देखेंगे और भी अलग अलग क्षेत्रों में, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग, यानी कि और कौन कौन सा क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। तो देखो टेक्नोलॉजी का मतलब जो मनुष्य को कार्य को जल्दी, आसान और सुविधापूर्ण बना दे, जिससे मनुष्य का काम बिल्कुल आसान हो जाए और कम समय लगे, ठीक है। ऐसे में डिजिटल टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में उपयोग की जा रही है और डिजिटल टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में उपयोग किया जा रहा है, जिससे लोग एक जगह रहकर देश विदेश की जानकारी अपने स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप पर जान पाते हैं। और हम एक ही जगह रहते हैं लेकिन जानकारियाँ अलग अलग जगह का क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। किसके माध्यम से, डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश विदेश की हर जगह की खबर बैठे ही प्राप्त कर लेते हैं। देखो डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग और भी कहाँ किया जाता है, मीडिया में। तो डिजिटल तकनीक से न्यूज़ मीडिया चैनल इस तकनीक का उपयोग करते हैं, ठीक है। डिजिटल तकनीक के माध्यम से ही न्यूज़ मीडिया वाले क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं और हम घर बैठे सारे उनके चीज़ों को जान पाते हैं।
दूसरा बिजनेस, जिसको व्यवसाय बोलते हैं, ठीक है। वर्तमान में ज़्यादातर बिजनेस इंटरनेट के जरिए कमाई कर रहे हैं। अभी देखेंगे अधिकतर से अधिकतर लोगों का बिजनेस यानी व्यवसाय जो पैसा कमा रहे हैं वो इंटरनेट के माध्यम से कमा रहे हैं, ठीक है, जिससे विज्ञापन दिखाकर ग्राहकों को अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं, ठीक है। आप लोग देखते होंगे यूट्यूब वगैरह में बहुत सारा प्रोडक्ट्स आता है, एड्स आता है, ठीक है, जिसको प्रचार बोलते हैं, और वो दिखाया जाता है और उससे इनकम भी होता है। हम भी ये वीडियो बना रहे हैं तो आप लोग के बीच में एक प्रचार आया होगा, एड्स आया होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डिजिटल यूट्यूब जो है क्या है, डिजिटल है कि नहीं है, डिजिटल तकनीकी, और इसके माध्यम से हम व्यवसाय कर रहे हैं, मेरा बिजनेस चल रहा है, ठीक है। डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से ग्राहकों की संख्या के आंकड़ों पर नज़र आसानी से रखी जा सकती है, और ग्राहकों की संख्या पर भी नज़र आसानी से रखा जा सकता है कि यूट्यूब में कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने ग्राहक हैं इसमें, है ना, जिससे पैसा बचता है, ठीक है। और देखो पैसा भी बचता है, ठीक है, जिससे पैसा भी बचता है। व्यवसाय के माध्यम से बहुत लोग क्या करते हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, कैमरा लगा देते हैं, काम करते रहो। तो इससे क्या होता है, लोगों को मतलब बहुत आसान हो गया और लोगों को कम खर्च में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, ठीक है। कम लोगों की ज़रूरत पड़ती है और कम समय में बिजनेस जल्दी फैलता है, और कम लोगों में बिजनेस जल्दी उन लोगों का फैल जा रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। अभी बहुत बड़ा मशीन आ गया है तो लोगों को ज़रूरत है ही कहाँ। नेक्स्ट है हेल्थ, स्वास्थ्य में। अब देखो नया मशीन भी आ गया है जिसके माध्यम से आपके शरीर के अंदर कहाँ क्या दिक्कत है सब कुछ टेक्नोलॉजी के माध्यम से सही कर लिया जाता है, ठीक है। तो स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों में डिजिटल टेक्नोलॉजी शुरू से ही उपयोग की जा रही है, परंतु वर्तमान में यह तकनीक इतनी तेज़ी से विकसित हुई है ना कि आज इसके उपयोग में शामिल हैं, और वही कई ऐसे डिवाइस भी बनाई जा चुकी है जो हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड है और हमारे स्वास्थ्य में अहम भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है मनोरंजन। अब इससे हम लोग मनोरंजन भी करते हैं, जैसे गाना सुनते हैं तो ये भी तो यूट्यूब से गाना सुनते हैं, मनोरंजन करते हैं, खेलते हैं, ठीक है। तो वीडियो कॉल करते हैं किसी से तो मनोरंजन मेरा होते रहता है। तो ये किसके माध्यम से हुआ, गेम खेलते हैं, फ्री फायर खेलते हैं, तो ये हमारा डिजिटल के माध्यम से हुआ ना, डिजिटल तकनीकी के माध्यम से हुआ ना। तो मनोरंजन में इस तकनीकी का उपयोग कर संगीत सुनना, वीडियो देखना, गेम खेलना आदि इंटरनेट के माध्यम से किसी भी जगह पर कहीं से भी इस चीज़ों का आनंद ले सकते हैं, ठीक है। वीडियो कॉल से दूर बैठे रिश्तेदार से बात कर सकते हैं। यह सब चीज़ों डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए ही संभव हो पाई है, ठीक है। अब देख लेते हैं दोस्तों डिजिटल तकनीकी का महत्व, कि इसका महत्व क्या है, ठीक है। डिजिटल तकनीकी का महत्व देखेंगे। अब देखिए डिजिटल टेक्नोलॉजी यानी कि डिजिटल तकनीकी का महत्व इतना है कि कुछ बता ही नहीं सकते, ठीक है। इसके बिना अभी तो दुनिया चलना मुश्किल हो जाएगा। एक बार थोड़ा 2 घंटा के लिए नेट बंद किया जाएगा तो पूरा तहलका मच जाएगा, ठीक है। वर्तमान में टेक्नोलॉजी के बिना आज कोई कार्य संभव नहीं है। यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आज हर विषय से संबंधित जानकारियाँ मिल जाती है। वेबसाइट्स, ऐप, ब्लॉग्स, सोशल मीडिया, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, ठीक है, के जरिए अपने ज्ञान को बढ़ावा और बिजनेस को सब कार्य के डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये जितने सारे आपको बताया गया, ठीक है, ये सभी में हमारा डिजिटल तकनीकी, ये सब क्या वेबसाइट, ऐप्स, ब्लॉग्स, ये सब क्या डिजिटल तकनीकी है, ठीक है। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग जो है ना, ये वाला मतलब जो हम लोग प्रचार वगैरह करते हैं, ठीक है, ये सब के जरिए अपने ज्ञान को बढ़ावा या बिजनेस को बढ़ावा मिला हुआ है, ठीक है। यानी आज के समय में ये सब चीज़ों का उपयोग किया जा रहा है और ये सब चीज़ हमारा क्या डिजिटल तकनीकी है, और यही सब चीज़ें से लोगों को फ़ायदा हो रहा है। लोग अपना बिजनेस चला रहे हैं, अपना जीवन रोटी चला रहे हैं, ठीक है, और पैसा कमा रहे हैं। विश्व भर के करोड़ लोग यूट्यूब, ब्लॉग्स, इंस्टाग्राम से पैसा कमा रहे हैं। अगर टेक्नोलॉजी ना हो तो बहुत से देशों की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। जैसे भारत ही ले लो, अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं रहेगा तो यूट्यूब से वो जितना लोग कमा रहे हैं पैसा नहीं कमा पाएंगे, तो हमारे देश के लोग बेरोजगार घूमेंगे, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगा। लेकिन अभी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा है ना। और नहीं जब हमारा डिजिटल तकनीकी रहेगा तो अर्थव्यवस्था पर क्या होगा, नुकसान पहुंचेगा। वहीं कई लोग अपने नौकरी गंवानी पड़ेगी। इसलिए डिजिटल टेक्नोलॉजी की हमारे जीवन में बहुत ही अहम भूमिका है। अब डिजिटल टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा लाभ देख लेते हैं तो किसी भी कार्य को जल्दी कर सकते हैं, इससे समय की बचत होती है। डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग कर अच्छी कमाई किया जा सकता है ना। देश विदेश में कहीं भी रह कर के तकनीकी का उपयोग कर अपने से बात कर सकते हैं, अपनों से, जो भी हमारा घर परिवार के लोग हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से हर विषय से संबंधित जानकारियाँ इंटरनेट पर खोज सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। गूगली आपका ये है, ठीक है, कुछ भी वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। निष्कर्ष देखते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी के तहत लगभग सभी देश अपना विकास कर चुके हैं। इसलिए भारत सरकार के द्वारा चलाया गया डिजिटल इंडिया, भारत की सरकार के द्वारा एक डिजिटल इंडिया चलाया गया था, ठीक है। यह कार्यक्रम सराहनीय है, मतलब हमारे इम्पोर्टेंट है, ये होना भी चाहिए, जिससे हर कोई टेक्नोलॉजी में रुचि लेगा और इसे जानने समझने की कोशिश करेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी ही अभी के समय में भविष्य है। जैसे जल ही जीवन है, वैसे हमारा भविष्य क्या, टेक्नोलॉजी ही हमारा क्या एक भविष्य है। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, ऑफलाइन और ऑनलाइन शिक्षा में अंतर। ऑफलाइन और ऑनलाइन शिक्षा में अंतर आपको बताना है, ठीक है।
आने वाला है ऑनलाइन एवं ऑफलाइन शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, हो सकता है कि आपका पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही आए, तो आपको हिंदी क्वेश्चन कैसे समझना है। तो देखिए, डिफरेंट बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एजुकेशन, जहाँ भी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एजुकेशन आएगा समझ जाइएगा कि ऑनलाइन एवं ऑफलाइन शिक्षा के बारे में बोल रहा है। आप पूरा हिंदी से आंसर लिख दीजिएगा। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि पेपर इंग्लिश में रहेगा तो आंसर हिंदी में कैसे। जी हाँ, आपके एडमिट कार्ड के नीचे भी सबसे नीचे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे कि लैंग्वेज पेपर को छोड़ करके बाकी जितने पेपर है, चाहे क्वेश्चन हिंदी में रहे चाहे इंग्लिश में, आप सभी का आंसर हिंदी में या तो फिर इंग्लिश में जो आपका इच्छा है लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा आंसर हिंदी में लिखें तो हिंदी में भी लिख सकते हो। चलिए, बाकी सारा क्वेश्चन जो जो नहीं करवाएं तुरंत ही करवा देंगे, बस चैनल से जुड़े रहना। ठीक है, हड़बड़ाना नहीं, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि कितना स्टूडेंट लोग इससे जुड़ पाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं ऑनलाइन शिक्षा का अर्थ। ठीक है, तो ऑनलाइन शिक्षा क्या है, ये सब चीज़ आप लोग जानते हैं, इसमें कोई भी चीज़ रटने वाली नहीं है। बट एक बार पैटर्न को देख लीजिए, एक बार क्वेश्चन को देख लीजिएगा ना। जैसे एक पेज में तो आंसर आपको देना है नहीं कि एक पेज में आंसर दे देंगे तो जैसे तैसे लिख लेंगे, नहीं। आपको 4 से 5 पेज में, या तो किसी किसी का 4 में पेज में, किसी किसी का ऐसे भी क्वेश्चन जिसको 3 पेज में भी आंसर देना है। ठीक है, तो इतना आंसर बनाना आपके बस की नहीं हो सकता है। हो सकता है कब, जब उस क्वेश्चन को हम आंसर देख लेंगे तब। जैसे तैसे करके 3 से 4 पेज नहीं लिख सकते हो आप। ठीक है, ऑनलाइन शिक्षा क्या है, ऑनलाइन शिक्षा का अर्थ है, जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, ऐसी शिक्षा को कहते हैं जिसमें शिक्षा का माध्यम इंटरनेट होता है ना। इसके नाम से ही पता है ऑनलाइन शिक्षा, जिसका अर्थ क्या होता है, इसका माध्यम क्या है, इंटरनेट। यानी कि ऑनलाइन शिक्षा का क्या अर्थ है, जिसका माध्यम क्या हो, इंटरनेट होता है। इसमें विद्यार्थी इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन एजुकेशन हासिल करते हैं। इसमें जो विद्यार्थी होते हैं ना, वह इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन एजुकेशन हासिल करते हैं। इसमें स्टूडेंट अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर लेक्चर को प्राप्त करते हैं, मतलब जो भी टीचर पढ़ाते हैं उसका लेक्चर को लैपटॉप या कंप्यूटर पर देखते हैं, या किसी वेबसाइट पर, या तो किसी ऐप की मदद से संभव है, किसी एप्लीकेशन पर या तो फिर किसी भी वेबसाइट पर जाकर के क्या करते हैं, देखते हैं। तो ऐसे इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को, ठीक है, जो इंटरनेट के माध्यम से संभव हो, उसको हम लोग ऑनलाइन शिक्षा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे ऑनलाइन शिक्षा हो गया, फिर देखेंगे ऑफलाइन शिक्षा, उसके बाद फिर इसका अंतर देखेंगे। ठीक है, अब ऑफलाइन शिक्षा का अर्थ, तो ऑफलाइन शिक्षा से तात्पर्य स्कूल में कक्षा में पढ़ाई जाने वाली शिक्षा से है। जो स्कूल में बैठा करके विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है ना, उसको बोलते हैं ऑफलाइन शिक्षा। ठीक है, जहाँ पे हम लोग जाते हैं स्कूल में और क्लास में बैठ करके पढ़ते हैं। इसमें स्टूडेंट किसी शिक्षण संस्था या विद्यालय में जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। ऐसे जो ऑफलाइन शिक्षा होती है ना, इसमें जो विद्यार्थी होते हैं वो किसी शिक्षण संस्था मतलब पढ़ने वाला कहीं जगह पे, जैसे विद्यालय हो गया, ट्यूशन हो गया आदि में जाकर के क्या करते हैं, वो शिक्षा को ग्रहण करते हैं। यह शिक्षा का पारंपरिक तरीका है। ठीक है, यह पारंपरिक तरीका मतलब है पुराना तरीका। पारंपरिक का मतलब क्या होता है, पारंपरिक का मतलब होता है पुराना, पारंपरिक का मतलब पुराना, आधुनिक का मतलब नया। ठीक है, इसमें या तो बच्चे किसी स्कूल या शिक्षण संस्था में जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, कोई भी स्कूल वगैरह में जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, या तो फिर कोई भी टीचर उन्हें घर पर ही आकर के ट्यूशन पढ़ाता है। तो ऐसे शिक्षा प्रणाली को हम लोग ऑफलाइन शिक्षा कहते हैं। तो ये आपका समझ में आ गई कि ऑनलाइन शिक्षा क्या है और ऑफलाइन शिक्षा क्या है। अब हम लोग ऑनलाइन शिक्षा और ऑफलाइन शिक्षा में अंतर स्पष्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने कंप्यूटर के द्वारा राइट नहीं किया है, नहीं लिखा है कंप्यूटर के द्वारा, क्योंकि आपको समझ नहीं आता, इसलिए मैं नोटबुक में लिख करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो BC सेंटर ये जो चैनल है ना, ये आपको हर एक तरीका बताएगा। हम चाहते तो डायरेक्टली हम जैसे तैसे करके भी कंप्यूटर पर लिख करके आपको समझा सकते थे, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं लिखा था। ठीक है, तो आपको अभी एग्ज़ाम में जब आप जाओगे एग्ज़ाम सेंटर पे तो आपको भी कॉपी मिलेगा वहाँ पे। तो यहाँ तक लिखने के बाद पहले ऑनलाइन शिक्षा का अर्थ, फिर ऑफलाइन शिक्षा का अर्थ, इतना लिखने के बाद आपको कॉपी को 2 भाग में बांटना है, ऐसा लाइन खींच करके। ठीक है, और सबसे पहले आपको ऊपर लिख लेना है ऑनलाइन शिक्षा और ऑफलाइन शिक्षा में अंतर, फिर एक साइड लिखना है ऑनलाइन शिक्षा और एक साइड लिखना है ऑफलाइन शिक्षा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और जो नंबरिंग देना है ऑनलाइन शिक्षा की ओर, वही नंबरिंग देना है ऑफलाइन शिक्षा की ओर। जैसे ऑनलाइन शिक्षा में नंबर 1 दिए तो उसी के सामने इधर भी दिए नंबर 1, फिर ऑनलाइन शिक्षा में नंबर 2 दिए तो उसी के सामने ऑफलाइन शिक्षा में भी नंबर 2 दिए। तो जितना भी पॉइंट्स आप बनाएंगे वही पॉइंट्स दोनों में सेम रहेगा, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब कैसे लिखना है, आप चाहो जितना मर्जी उतना लिख सकते हो। देखो इधर फर्स्ट पॉइंट, इसका माध्यम इंटरनेट होता है। जो ऑनलाइन शिक्षा है इसका माध्यम क्या होता है, इंटरनेट होता है। जबकि उसी के अकॉर्डिंग दूसरे तरफ चले जाते हैं ऑफलाइन शिक्षा में नंबर 1 में, इसका माध्यम क्या होता है, स्कूल होता है। पहला पॉइंट खत्म हो गया, ये एक पॉइंट बना आपका, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मिला करके एक पॉइंट बना। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसमें पढ़ने के लिए कंप्यूटर होता है।
जो ऑनलाइन शिक्षा है पॉइंट नंबर 2, इसमें पढ़ने के लिए क्या होता है, कंप्यूटर होता है, जबकि इधर आप देख सकते हैं ऑफलाइन में इसमें पढ़ने के लिए किताबें होती हैं, स्कूल होते हैं। ठीक है। तीसरा है इसमें ऐप पर जाना पड़ता है, एप्लीकेशन पर जाना पड़ता है, किसी वेबसाइट पर जाना पड़ता है, लेकिन वहीं ऑफलाइन शिक्षा में स्कूल जाना पड़ता है हमको शिक्षा प्राप्त करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका चौथा पॉइंट, ऑनलाइन में समय सीमा अनिश्चित होता है। ऑनलाइन में जब मर्जी आप चालू कीजिए और लेक्चर को देखकर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। इसमें समय सीमा निश्चित नहीं होती, यानी कि अनिश्चित होती है। वहीं अगर मैं बात करूं ऑफलाइन शिक्षा में तो इसकी समय सीमा निश्चित होती है। हम यहाँ पे सिर्फ लिख दिया निश्चित होती है, आप पूरा बढ़िया से लिखेंगे कि ऑफलाइन शिक्षा में इसकी जो समय सीमा होती है वह निश्चित होती है, तभी तो थोड़ा सा लाइन बढ़ेगा ना। हम शॉर्टकट में लिखें, ठीक है, आपको सब कुछ अच्छे से बैठा के लिखना है कि ऑनलाइन शिक्षा में समय सीमा फिक्स नहीं होती है, यानी कि अनिश्चित होती है, और उसी के बगल में लिखना है कि ऑफलाइन शिक्षा में समय सीमा निश्चित होती है। ठीक है दोस्तों, तभी आपका पेज भी भरेगा, पेज भी भरना है ना। नेक्स्ट है पांचवा, जो ऑनलाइन शिक्षा है इसमें सीखने वाले की भूमिका होती है। ऑनलाइन शिक्षा में ये डिपेंड पड़ता है कि सीखने वाला अगर वो तेज है तो ऐसा माना जाता है कि वो खुद को मेहनत किया है। तो सीखने वाला व्यक्ति, जैसे हम मोबाइल मेरे को दे दिया गया, अब क्या पता हम सीखेंगे या नहीं सीखेंगे, तो इसमें सीखने वाले की भूमिका बहुत ज़्यादा होता है कि हाँ इतना मेहनत करके खुद से मोबाइल से सीखें। लेकिन जो ऑफलाइन शिक्षा होता है ना, इसमें सीखने वाले की भूमिका नहीं होती बल्कि सिखाने वाले की भूमिका होता है। अगर हम नहीं भी पढ़ते ना तो शिक्षक हमें मार मार के सिखाते हैं, लेकिन सिखाते हैं। लेकिन वही ऑनलाइन शिक्षा में सीखने वाले की भूमिका इसलिए होता है ना, क्योंकि व्यक्ति अगर खुद से सीख पाता है तब तरक्की करता है, और नहीं सीख पाता है तो फिर चले जाता है गड्ढे में। ठीक है, तो इसमें सीखने वाले की भूमिका होता है और इसमें सिखाने वाले की भूमिका होती है। छठा है तकनीकी से जुड़ना। ठीक है, अब देखिए ऑनलाइन शिक्षा में ऑनलाइन के बारे में लोग क्या जब जुड़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, कंप्यूटर बंद करना चालू करना, कभी कभी खराबी आ जाता है तो उसको खुद छोटा मोटा तो खुद से बना लेते हैं, तो ये तकनीकी से जुड़ जाते हैं, तकनीकी माध्यम से। जबकि ऑफलाइन शिक्षा में किताब खोलना है पढ़ना, तो इसमें कोई तकनीकी नहीं होती है। ठीक है। 7 नंबर आपका पॉइंट है, छात्र और शिक्षक के बीच प्रत्यक्ष अंतःक्रिया कम होना। ऑनलाइन शिक्षा में क्या होती है, छात्र और शिक्षक आमने सामने नहीं मिल पाते हैं, इनके बीच अंतःक्रिया नहीं हो पाता है। ठीक है। लेकिन ऑफलाइन शिक्षा में क्या होता है, छात्र और शिक्षक एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से बात कर पाते हैं, फेस टू फेस देख पाते हैं, अंतःक्रिया हो पाता है। ठीक है, क्योंकि स्कूल में मिल जाते हैं, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा में कहाँ आपको शिक्षक मिलेगा। ये हो गया दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, छात्रों को स्वाधिगम के अवसर प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, छात्रों को स्वाधिगम के अवसर प्राप्त होते हैं, मतलब कि छात्रों को इसमें खुद से पढ़ने की अधिगम प्राप्त होते हैं। ठीक है, खुद से स्वाधिगम मतलब खुद से पढ़ने की अवसर प्राप्त होते हैं। ठीक है, ऑनलाइन शिक्षा में जब मर्जी वो निकालेंगे खुद से पढ़ेंगे, लेकिन ऑफलाइन शिक्षा में खुद से यानी कि स्वाधिगम के अवसर प्राप्त नहीं होते। आप जब मर्जी तब नहीं पढ़ सकते, शिक्षक आए पढ़ा के गए, समझ आए तो ठीक है, नहीं तो गया। ठीक है। उसके बाद 9 नंबर, ऑनलाइन शिक्षा में नवाचार आधारित तकनीकी का प्रयोग होता है। नवाचार यानी कि जितना नए नए मतलब आधारित तकनीकी आते जाता है, ठीक है, उतना ही तकनीकी का प्रयोग किया जाता है पढ़ाने के लिए। लेकिन ऑफलाइन शिक्षा में परंपरागत तकनीक यानी कि पुराने ही तरीका का प्रयोग किया जाता है, बोर्ड पे जाना लिखना पढ़ाना। लेकिन जैसा जैसा नया नया तकनीक आते जाता है ऑनलाइन शिक्षा में, वैसा ही तकनीक का उपयोग भी किया जाता है। लेकिन ऑफलाइन शिक्षा में कोई भी तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है। 10 नंबर की बात करें तो ऑनलाइन शिक्षा अधिक खर्चीला होता है, कंप्यूटर खरीदना, लैपटॉप खरीदना, इंटरनेट, ये सब। और वहीं अगर मैं बात करूँ ऑफलाइन शिक्षा तो ये कम खर्चीले होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, कम खर्चीले होते हैं। नेक्स्ट है 11वां नंबर, किताबें में कम खर्चीले। देखिए जब ऑनलाइन शिक्षा में हम लोग पढ़ते हैं ना, ऑनलाइन शिक्षा में, तो उसमें किताब बिल्कुल और डाउनलोड हो जाता है, तो वहाँ पे हमको ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, कम खर्चीले होते हैं। लेकिन यहीं पर जब ऑफलाइन में हम लोग पढ़ते हैं तो किताबें में अधिक खर्चे बैठ जाते हैं हम लोगों को। ठीक है। 12 नंबर है, इसमें इसके बहुत सारे लाभ और हानियाँ भी होती है। देखिए ऑनलाइन शिक्षा के बहुत सारे लाभ और हानि भी है, तो ऑफलाइन शिक्षा में भी बहुत सारे लाभ और हानि दोनों में सेम है इसका। ठीक है। 13 नंबर है, सभी विद्यार्थियों की बस की नहीं है, यानी ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करना सभी विद्यार्थियों की बस की बात नहीं होती है। वहीं अगर मैं ऑफलाइन शिक्षा की बात करूँ तो इसमें लगभग सभी विद्यार्थी ग्रहण कर पाते हैं। एंड नेक्स्ट 14 नंबर है कि विद्युत की खर्चीला। देखिए ऑनलाइन शिक्षा में विद्युत की खर्चीला होती है, करंट लगती है इसमें। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम देखें नेक्स्ट 14 नंबर इधर ऑफलाइन शिक्षा, तो ऑफलाइन शिक्षा में विद्युत की खर्चीला कुछ भी होता नहीं है। विद्यार्थी चाहे तो दिन में धूप में भी जाकर के पढ़ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। अब मैंने यहाँ पे
14 पॉइंट्स ही दिए हैं। आप चाहो तो और भी आप बहुत सारे लिख सकते हो, 15, 16, 17, 18, 19, 20 है, ठीक है। आप इतना पॉइंट्स देखें, आप खुद से भी पॉइंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा में अंतर। वीडियो नेक्स्ट और लास्ट हमारा यूनिट 1 का लास्ट क्वेश्चन है, डिजिटल शिक्षा का लाभ और हानि का विवेचना करें, ठीक है। इस वीडियो में आपको फायदे और नुकसान दोनों बताएंगे। अब यहाँ पे आपको मैं एक तरीका बताऊंगा, उससे आपका दो क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना डिजिटल शिक्षा के फायदे और नुकसान, ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम आपको सिर्फ नुकसान के बारे में बताएंगे। इसके पहले मैंने एक वीडियो बना के देख लीजिए, या तो फिर सर्च कीजिए डिजिटल शिक्षा का अर्थ और इसके फायदे, ठीक है, लाभ, तो मेरा वीडियो आ जाएगा। तो वहाँ पे मैंने उसका अर्थ बता रखा है और उसका मैंने आपको वहाँ पे लाभ बता दिया। यहाँ पे सिर्फ आपको मैं क्या करूँगा, नुकसान बताऊँगा, उसके बाद आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से आपको दो क्वेश्चन कैसे बनेगा देखिए। इसके पहले मैंने आपको डिजिटल शिक्षा का अर्थ करवा दिया और लाभ करवा दिया। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि डिजिटल शिक्षा का अर्थ और इसके लाभों का वर्णन करें, तो इसके पहले मैंने जो वीडियो बना दिया वो देख लीजिएगा, उसका आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। और उसी का कुछ क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। अगर आपको अर्थ और लाभ नहीं दे, सिर्फ और सिर्फ अगर आपको ऐसे दे दे कि डिजिटल शिक्षा का फायदे और नुकसान के बारे में लिखें, तो ये नहीं कि डायरेक्ट आंसर उठाएं और डिजिटल शिक्षा का फायदे और नुकसान लिख दिया, जी नहीं। पहले आपको डिजिटल शिक्षा का अर्थ बताना पड़ेगा। ये वाला देखिए, डिजिटल शिक्षा का पहले आपको क्या बताना पड़ेगा, अर्थ बताना पड़ेगा, जो कि मैंने इसके पहले वाला वीडियो में बता दिया, तो यहाँ पे मैं डबल बार रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। उसके बाद हम डिजिटल शिक्षा के लाभ बताएंगे, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने क्या कर दिया है, वहीं पर बता दिया। डिजिटल शिक्षा का अर्थ और लाभ दोनों एक ही में, ठीक है। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिजिटल शिक्षा के हानि, यहाँ से, ठीक है। डिजिटल शिक्षा के हानि के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया मैं क्या बताया हूँ। इसके पहले वाला जाकर के वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे अर्थ और मैंने लाभ बता दिए, यहाँ पे मैं हानि बता दूंगा। अब क्वेश्चन चाहे डिजिटल शिक्षा का अर्थ दे दे, लाभ दे दे, हानि दे दे, कुछ भी नहीं, सबसे पहले आपको जहाँ भी डिजिटल शिक्षा दिखे, सबसे पहले आपको उसका अर्थ लिखना पड़ेगा। सबसे पहले उसका अर्थ लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसका हानि और लाभ लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो एक बार ये सब जो चीज़ें हैं ना यहाँ पे, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है, एकदम सेम यही सब चीज़ें, ठीक है। जाकर के आप देख लीजिएगा, ये सब चीज़ें मैंने बता रखा है, ठीक है, कि डिजिटल शिक्षा क्या है। तो जो हम लोग नया टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ते हैं वही डिजिटल शिक्षा है, जैसे वीडियो, इंटरनेट, लाइव, PDF आदि, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने बता रखा है। फिर डिजिटल शिक्षा का लाभ क्या है, असीमित जानकारी, इसमें बहुत सारे जानकारी हम लोग ले सकते हैं। पर्यावरणीय लाभ, पर्यावरण से संबंधित इधर उधर पूरा अगल बगल की जहाँ पे हम लोग नहीं रहते हैं, दूर दराज का भी क्या कर सकते हैं हम लोग जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट था वैश्विक सहयोग, ये विश्व में क्या करती है, सहयोग देती है, विश्व में लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है, एक देश को दूसरे देश से जोड़ती है। नेक्स्ट है स्मार्ट क्लासरूम, इसमें क्या होती है, स्मार्ट क्लासरूम होती है डिजिटल शिक्षा में, कंप्यूटराइज के माध्यम से सारा कुछ होती है। साझा करने में आसानी, कोई भी चीज़ अगर साझा करना है, PDF साझा करना है, क्वेश्चन आंसर साझा करना है, तो आसानी से हम लोग क्या कर पाते हैं, साझा कर पाते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने बेसिक तरीका से आपको बता रखा है, पिछले वीडियो में जाकर के आप देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत शिक्षण अनुभव, इसमें क्या होता है, व्यक्तियों के शिक्षण का अनुभव होता है। इसमें क्या कर सकते हैं, मान लो कि ऑफलाइन क्लास में क्या होता था, जहाँ डिजिटल शिक्षा नहीं होता था, हम क्लास अगर एक दिन क्लास नहीं जा पाते थे, तो क्लास छूट जाता था, तो फिर हम उस चीज़ों को नहीं सीख पाते थे, फिर हम अपने आप को कमज़ोर साबित करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप जहाँ तक जानते हैं वहाँ तक ठीक है, अगर जहाँ तक नहीं जानते वहाँ तक ओपन कीजिए और फिर से देखना स्टार्ट कीजिए, नहीं समझ में आया तो फिर दोबारा देखिए, ठीक है। इसमें ये चीज़ें फायदा होता है। नेक्स्ट है गृह कार्य को शीघ्र पूर्ण करना, ठीक है। गृह कार्य को शीघ्र ही पूर्ण कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे पेन और पेंसिल के द्वारा लिखना नहीं होता, डायरेक्टली आपको कंप्यूटराइज के माध्यम से लिखना था, तो तुरंत ही कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिजिटल शिक्षा समय सीमा से परे, और डिजिटल शिक्षा क्या समय सीमा से परे होता है। इसमें कोई फिक्स नहीं है कि आपको 10 बजे ही जाना है या 12 बजे जाना है, जब आपको समय मिला आप घर में क्या कीजिए, पढ़िए। नेक्स्ट है लागत में कमी, और डिजिटल शिक्षा क्या होता है, इसके लागत में क्या होती है, कमी होती है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे दो चीज़, इसका दो तरीका से लिख सकते हैं। डिजिटल से जो होती है ना, वो एक कमी भी होती है, क्यों, देखिए। अब अगर मैं बुक वगैरह का बात करूँ, ये सब चीज़ें का, तो कितना महंगा आता है, लेकिन ये सब लैपटॉप वगैरह में बहुत कम पैसे में आ जाता है, बहुत कम पैसे में आप लोग देखते हैं ऑनलाइन क्लासेस भी होता है। तो ये हो गया इसका हानियाँ, ठीक है, सॉरी लाभ हो गया। अब देखेंगे डिजिटल शिक्षा के हानि। तो डिजिटल शिक्षा से होने वाले निम्नलिखित हानियाँ इस प्रकार है। देखिए, पहला, ऑनलाइन शिक्षा महंगा है। ऑनलाइन शिक्षा क्या है, महंगा है, ठीक है। महंगा कैसे, देखिए ऑनलाइन शिक्षा, अब आप बोले कि ऑनलाइन शिक्षा, यहाँ पे आप बोल रहे थे लागत में कमी है, तो यहाँ पे लागत में कमी अलग की चीज़ के बारे में बताइए, बुक वगैरह के बारे में। लेकिन यहाँ पे डिजिटल शिक्षा का जब हानि बात करेंगे ना, तो इसमें दिमाग में सिर्फ यही चलना चाहिए, हानि, ठीक है।
तो हानि क्या है, डिजिटल शिक्षा के माध्यम से क्या होता है, ऑनलाइन शिक्षा महंगा होता है। कैसे होता है महंगा, देखिए ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने के लिए तेज स्पीड की इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी है, साथ में आपको कंप्यूटर या मोबाइल की आवश्यकता होती है। इस प्रकार ऑनलाइन शिक्षा क्या है, काफ़ी ही महंगा है। हानि लिखना तो हानि पर ही दिमाग जाना चाहिए, लाभ लिखना है तो लाभ पर दिमाग जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है ध्यान केंद्रित नहीं कर पाना। इतना देर देर तक स्टूडेंट लोग कंप्यूटर के सामने ध्यान को अपना केंद्रित नहीं कर पाते हैं, ठीक है, कंप्यूटर के सामने। कई छात्रों के लिए ऑनलाइन, सबके लिए नहीं बट कोई छात्रों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई करना किसी चुनौती से कम नहीं है, मतलब भारी संकट लगता है। वे एक लंबे समय तक स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, ये इसका क्या नुकसान है। नेक्स्ट है शिक्षकों के लिए समस्या। अब शिक्षकों के लिए भी समस्या कैसे, देखिए बहुत बार शिक्षक को सही से समझा पाना अक्सर मुश्किल होता है। ऑनलाइन शिक्षा में क्या होती है, यानी डिजिटल शिक्षा के माध्यम से शिक्षक कई बार समझा नहीं पाते हैं अच्छे से, और सामने बैठकर टीचर सभी स्टूडेंट पर नज़र रख सकते हैं और टॉपिक्स को अच्छे तरीके से समझाते हैं, लेकिन सामने नहीं होने की वजह से डिजिटल शिक्षा में शिक्षक क्या करते हैं, कभी कभी कुछ टॉपिक्स को अच्छे से नहीं समझा पाते हैं। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा में कमी। प्रतिस्पर्धा में कमी का मतलब हो गया कि अगर स्टूडेंट एक साथ बैठते हैं ना, तो वहाँ पे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा का भावना होता है, कंपटीशन की भावना होती है कि देखो ये इतना तेज है, हम भी पढ़ेंगे और तेज हो जाएंगे। लेकिन वही प्रतिस्पर्धा, वही कंपटीशन जब डिजिटल शिक्षा के माध्यम से घर बैठे उन लोगों का शिक्षा दिया जाता है, तो ये प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाता है, ये जज्बा ही खत्म हो जाता है कि हमको भी किसी से कॉम्पिटिशन करना है, वो इतना तेज है और हम इतना कमजोर हैं, ये भावना खत्म हो जाता है ना। ऑनलाइन शिक्षा में विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा बहुत ही कम हो जाती है। शिक्षक द्वारा पूछे गए सवालों को अक्सर विद्यार्थी उत्तर देने से बचते हैं। जो सवाल ऑनलाइन किया जाता है टीचर के द्वारा, वो विद्यार्थी नहीं देते हैं, ऑनलाइन आंसर देने से बचते हैं। उसको मारने के लिए थोड़ी नहीं आएगा यहाँ पे टीचर, डर का माहौल नहीं हो पाता है। इसकी वजह से क्या होता है, एक दूसरे से कंपटीशन की भावना घटते हुए चला जाता है। इससे विद्यार्थी के मनोबल में क्या हो जाता है, कमी आने लगता है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य पर असर। अब देखिए डिजिटल शिक्षा के माध्यम से ना, ऑनलाइन क्या डिजिटल शिक्षा के माध्यम से क्या होता है कि बच्चे के स्वास्थ्य पर भी क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। ऑनलाइन कक्षाओं में अधिक समय तक मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन देखने से विद्यार्थियों की आंखें एवं स्वास्थ्य पर क्या होती है, बुरा असर पड़ती है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका देखते हैं दोस्तों निष्कर्ष। ऑनलाइन शिक्षा के कारण शैक्षणिक पहुंच में वृद्धि हुई। ऑनलाइन शिक्षा के कारण जो शैक्षणिक व्यवस्था है इसमें क्या हुआ, वृद्धि हुआ है, मतलब विकास किया है। साथ ही यह एक उच्च गुणवत्ता के साथ सीखने का अवसर भी प्रदान करती है। आप उच्च गुणवत्ता के साथ, उच्च क्वालिटी के साथ ऑनलाइन शिक्षा को सीख सकते हैं, परंतु इसके फायदे के साथ साथ अनेक नुकसान भी है। इसलिए ऑनलाइन शिक्षा वयस्क छात्रों के लिए अनुकूल हो सकती है जो स्व अनुशासित है, मतलब वो जो ऑनलाइन शिक्षा उस विद्यार्थी के लिए अनुकूल है जो विद्यार्थी इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आगे बताया गया है किशोरों के लिए स्कूल में जाकर पढ़ाई करना ही बेहतर है। किशोर मतलब जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए स्कूल में जा कर के ही पढ़ाई करना बेटर है। जो लोग उसके लिए मतलब ऑनलाइन शिक्षा के लायक हैं, जो इसके अनुकूल हैं, जो कर सकते हैं ऑनलाइन शिक्षा, तो उसके लिए ऑनलाइन शिक्षा जरूरी है और इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट भी है और इससे उसका ज़्यादा वृद्धि भी होगा। लेकिन जो किशोरावस्था वाले बच्चे हैं उसको स्कूल जाना ही जरूरी है, ठीक है। तो शिक्षा का यह मिश्रित मंडल मतलब जो जिसको ज़रूरत है ऑनलाइन का, वो ऑनलाइन के माध्यम से, और बच्चों को ऑफलाइन यानी स्कूल जा कर के माध्यम से, ठीक है। ये दोनों मिश्रित शिक्षा के क्षेत्र गति को सकारात्मक गति प्रदान करेगा। अगर ये मिश्रित रहेगा तो मिश्रित मतलब दोनों मिला हुआ रहेगा, तो स्कूल जाने वाला भी सिस्टम और घर में भी सिस्टम, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही रहेगा तो ये शिक्षा जगत को आगे नहीं बढ़ाएगा। हाँ, जब दोनों रहेगा, बच्चों के लिए स्कूल, बड़ों के लिए ऑनलाइन शिक्षा, तो ये हमारे शिक्षा जगत में सकारात्मक गति प्रदान करेगा और ये क्या होगा, हमेशा ये विकास करेगा, नहीं तो इनका विकास नहीं हो पाएगा। तो ये था दोस्तों इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अगर क्वेश्चन इंग्लिश में दे देता है तो आपको ध्यान रखना है किस प्रकार से देगा, तो बोलेगा राइट एन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डिजिटल एजुकेशन, कि जो डिजिटल एजुकेशन है, डिजिटल शिक्षा, इसके फायदे और नुकसान लिखे हैं, ठीक है। हो सकता है पेपर सिर्फ इंग्लिश में ही दे, आप आंसर को हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आपको समझना कि ये इंग्लिश में लिखा हुआ है तो इसका हिंदी कौन वाला क्वेश्चन है, तो देखेंगे हाँ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज लिखा हुआ, मतलब फायदे और नुकसान का बात चल रहा है, तो आप पूरा हिंदी से आंसर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। या तो फिर वहाँ आप टीचर रहेंगे वहाँ पे, तो हॉल में आप क्या कर सकते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में आप टीचर से सहायता ले सकते हैं क्वेश्चन को हिंट्स करवाने के लिए, ठीक है दोस्तों। के बाद देखिए दोस्तों यूनिट 2 है कि भारत में डिजिटल शिक्षा की चुनौतियों का वर्णन करें। भारत में डिजिटल शिक्षा की चुनौतियों का वर्णन करें। देखिए दोस्तों 80% चांसेस है कि आपका पेपर जो आएगा वो इंग्लिश में रहेगा, ठीक है, हिंदी में कम ही आने की संभावना है। तो जो भी क्वेश्चन
क्वेश्चन को हम करवाएं, हिंदी इंग्लिश दोनों करवाएं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर पेपर में इंग्लिश क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को हिंदी समझना और पूरा आंसर हिंदी में लिखना है, ठीक है। भारत में डिजिटल शिक्षा की चुनौतियों का वर्णन करें। हेलो दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से कि भारत में डिजिटल शिक्षा की चुनौतियों का वर्णन करें, कि भारत में जो डिजिटल शिक्षा है इसकी क्या क्या चुनौतियाँ हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन इंग्लिश में आएगा तो किस प्रकार से आएगा, तो आएगा चैलेंज विद डिजिटल एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। यानी डिजिटल एजुकेशन भारत में इसके चैलेंज क्या है, ठीक है। यानी कि भारत में डिजिटल शिक्षा की चुनौतियों का वर्णन करें, ठीक है। चलिए, ज़्यादा संभावना है कि क्वेश्चन आपका इंग्लिश में ही छपेगा, ठीक है। तो हिंदी समझने के लिए हम आपको इंग्लिश में क्वेश्चन लिख दे रहे हैं ताकि आप इसका हिंदी समझ सको, और आंसर आप हिंदी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। जब मान लो कि हिंदी नहीं रहेगा, सपोज करो, चलो इसको हम ऊपर कर देते हैं, ठीक है। चैलेंज विथ डिजिटल एजुकेशन इन इंडिया मतलब क्या है, डिजिटल शिक्षा कहाँ का बात चल रहा है, भारत में। चैलेंज मतलब चुनौतियाँ क्या है, तो समझ आइएगा, उसके बाद आप आंसर लिखना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले समझते हैं डिजिटल शिक्षा की चुनौती। तो भारत में शिक्षा के लिए डिजिटल तकनीकों के उपयोग ने उन लोगों के बीच चुनौतियों और असमानताओं को उजागर किया है जिनके पास डिजिटल तकनीकों तक पहुंच नहीं है। मतलब भारत में खास करके उन लोगों के लिए एक चुनौती का सामना है, ठीक है, जिनके पास डिजिटल के लिए वो तकनीकी नहीं है। डिजिटल शिक्षा से संबंधित जो सामग्री है, जो उपकरण चाहिए, उन लोगों के पास नहीं है। उन लोगों के लिए खास करके चुनौतियां पैदा हुई है जिनके पास ऑनलाइन पढ़ने के लिए डिजिटल शिक्षा में जो उपयोग होने वाला सामग्री है, ठीक है, जिस लोगों के पास ये सब चीज़ें का कमी है उनको खास करके ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऑनलाइन शिक्षा से जुड़े खर्चों के कारण ये बाधाएं उत्पन्न होती है। अब ये बाधाएं इसलिए उत्पन्न होती हैं क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा से जुड़े खर्च होते हैं, और खर्च होने के कारण भारत के गरीब लोग नहीं उठा पाते हैं, जिसकी वजह से डिजिटल शिक्षा में चुनौतियाँ पैदा हो रही है। यह सबकी बस की बात नहीं है कि डिजिटल शिक्षा को प्राप्त कर सके और डिजिटल शिक्षा से शिक्षा ग्रहण कर सके, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम लोगों ने इसका भूमिका देखा, ठीक है, डिजिटल शिक्षा की चुनौतियाँ। अब हम देखेंगे कि डिजिटल शिक्षा की चुनौतियाँ असलियत में है क्या। तो भारत में डिजिटल शिक्षा की निम्नलिखित चुनौतियाँ हैं। भारत में डिजिटल शिक्षा की निम्नलिखित चुनौतियाँ हैं। देखते हैं कि कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं। सबसे पहले उचित अध्ययन स्थानों का अभाव। सबसे पहले छात्रों के पास उचित स्थान मतलब पढ़ने का उचित स्थान नहीं है, क्योंकि गरीब घर से रहते हैं, ज़्यादा रूम नहीं होता, 2-3 रूम होते हैं। एक में आपका चावल वगैरह रखा जाता है, दूसरे में कपड़ा वगैरह रखा जाता है, एक रूम सोने वगैरह के लिए होता है, ठीक है। तो ज़्यादा रूम नहीं होता भारत देश में गरीबों के पास। तो जब नहीं होगा तो उसका सिस्टम चाहिए ना ऑनलाइन पढ़ने के लिए, कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह रखने के लिए। तो सबसे बड़ा चुनौती तो भारत में ये है। भारत एक अनेक गांव वाला देश है जिसमें गरीब से गरीब लोग रहते हैं और उनके घरों में 2 या 3 कमरा अधिक से अधिक होती है, ठीक है। उससे भी कम आवासीय स्थान होता है लोगों के पास। ऐसे स्थिति में बच्चों को पढ़ने के लिए अलग से स्थान उपलब्ध कराना एक कठिन कार्य साबित होता है। क्या बच्चों के लिए अलग से रूम बना देंगे? यहाँ पे गरीब से गरीब लोग रहते हैं जिसके पास एक दिन में खाने के लिए जुटाने के लिए मुश्किल पड़ जाता है, तो क्या वो बच्चों के लिए अलग से रूम बनवाएंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। इसलिए डिजिटल जो शिक्षा है वो भारत के लिए एक चुनौती है, ठीक है। भारत के लिए क्या है, एक चुनौती है उन लोगों के लिए जो गरीब लोग हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा, इंटरनेट की अपर्याप्त पहुंच। अब देखिए, इंटरनेट की अपर्याप्त पहुंच, सभी लोगों तक इंटरनेट नहीं पहुंच पाएगी, जिसकी वजह से भी आप डिजिटल शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। भारत में दिन प्रतिदिन इंटरनेट की कीमत बढ़ती जा रही है, आप सभी को पता है, जिसमें गरीब लोगों के लिए पर्याप्त होना संभव नहीं, ठीक है। जिसमें गरीब लोगों के लिए पर्याप्त होना संभव है, सॉरी यहाँ पे संभव लिखा गया, असंभव है, ठीक है। जब दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है तो गरीब लोगों के लिए संभव है क्या? बिल्कुल संभव नहीं है। अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जिसके पास दैनिक जीवन के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है, खाने पीने की वस्तुएं नहीं, तो वो इंटरनेट कहाँ से खरीद पाएंगे? ऐसे लोग इंटरनेट नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में इंटरनेट इन लोगों के लिए चुनौती का कारण है। हमेशा की तरह इस प्रक्रिया में भी सबसे अधिक प्रभावित हाशिए पर मौजूद ग्रामीण और गरीब आबादी की होती है। मतलब ये भी सबसे बड़ा चपेट में कौन आती है पता? गरीब लोग ही आते हैं। हर जगह चपेट में गरीब लोग ही आते हैं। इनके पास ही इंटरनेट की समस्याएं होती है, इनके पास ही कमरे की समस्याएं होती है, इनके पास ही खाने पीने की समस्याएं होती है, तो ये इंटरनेट कहाँ से खरीद पाएंगे? तीसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग। तीसरा पॉइंट है इसका, इंटरनेट की धीमी गति। इंटरनेट की धीमी गति, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जब ऑनलाइन शिक्षा की बात आती है, ठीक है, तो इसका अर्थ इस बात से होता है कि शिक्षकों के साथ सीधे वीडियो कॉल के माध्यम से संवाद स्थापित किया जाए या ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से व्याख्यान दिए जाएं। दोनों कार्यों के लिए एक स्थिर हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। अतः इंटरनेट की पर्याप्त गति के अभाव में ऑनलाइन शिक्षा का उद्देश्य विफल हो जाएगा। देखिए,
इंटरनेट जब धीरे चलेगा तो इंटरनेट के माध्यम से बच्चे फेस टू फेस वीडियो कॉल वगैरह करते हैं सर के पास से, टीचर के पास, शिक्षक के पास से। अब ऐसे में जब नेट स्लो चलेगा तो ऐसे में हम क्या बोल रहे हैं, शिक्षक क्या बोल रहे हैं, वो हम लोग का लय जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। एक दूसरे से लय हम लोग मिला नहीं पाएंगे, ठीक है। और लय तभी मिला पाएंगे जब हाई स्पीड इंटरनेट रहेगा। तो हाई स्पीड इंटरनेट होता नहीं है, जिसकी वजह से ऑनलाइन शिक्षा क्या हो जाता है, इसका उद्देश्य खराब हो जाता है, विफल हो जाता है, फेल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा के लिए हाई स्पीड इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है। और हाई स्पीड इंटरनेट नहीं हो पाएगा तो हम लोगों को कुछ भी समझ नहीं आएगा, ना ही हम लोग उस चीज़ों को समझ पाएंगे। उसका चौथा देखते हैं सामाजिक अलगाव, यानी कि हम जब क्या होते हैं कि डिजिटल शिक्षा से जुड़ते हैं ना तो समाज से हम थोड़ा दूर हट जाते हैं, लोगों से बातचीत नहीं कर पाते हैं, लोगों से क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं, क्या आपने होमवर्क बनाया, ये क्वेश्चन कैसा बनेगा, लोगों से नहीं पूछ पाते हैं सब चीज़ें से। लोगों के हाव भाव से हम लोग अलग हो जाते हैं, मतलब इसमें अपना आप से मतलब रखा जाता है, ठीक है। तो समाज के साथ, लोगों के साथ मिल करके नहीं रह जाते इसमें, ठीक है। इसमें बिल्कुल अलग दुनिया हो जाता है। अभी मोबाइल आ गया, ठीक है। अब कहीं अगर 4 लोग बैठे हुए तो देखेंगे सबके मोबाइल के हाथ में अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन वही 4 लोग बैठ करके कुछ बात नहीं कर रहे हैं। तो वो एक जगह भले ही है, समाज के तौर पर एक जगह भले ही है, लेकिन वो फिर भी वो सामाजिक रूप से अलग है, सामाजिक अलगाव उसको बोलेंगे हम। यह वह स्थान है जहाँ सभी लिंग, वर्ग, जाति और समुदाय के लोग बिना किसी दबाव या व्यवस्था के एक दूसरे के साथ मिलकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, ठीक है। देखिए, सामाजिक व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जहाँ पे अलग अलग प्रकार के लोग, जाति धर्म के लोग, समुदाय के लोग बिना किसी दबाव का, बिना किसी के परेशानी के एक दूसरे के साथ मिल करके रहते हैं। लेकिन जीवन की वह महत्वपूर्ण सीख जो ऑनलाइन शिक्षा द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती है, ठीक है। यह जीवन की वह जो महत्वपूर्ण सीख है ना, समाज वाला, ये ऑनलाइन शिक्षा द्वारा पूरा नहीं हो सकता है। क्या एक साथ बैठा जाता है, इसमें नहीं बैठा जाता है। क्या लोग एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं, इसमें नहीं करते हैं। तो जो समाज में अलग अलग प्रकार के लोग, जाति, समुदाय एक साथ मिल करके रहते हैं ना, वो ऑनलाइन शिक्षा में पॉसिबल नहीं है। ऑनलाइन शिक्षा में ऐसा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है शिक्षण प्रशिक्षण। शिक्षक का प्रशिक्षण, यानी शिक्षक जो प्रशिक्षण देते हैं ना, यानी पढ़ाते हैं ना, उनके पास भी एक्सपीरियंस नहीं होता है ऑनलाइन पढ़ाने का। तो वो ऑनलाइन कैसे पढ़ाएंगे? ऑनलाइन पढ़ाने का एक्सपीरियंस होता है ना। तो स्कूल में शिक्षक ना केवल बच्चों को पुस्तकों से संबंधित ज्ञान प्रदान करते हैं। देखो, जब स्कूल में हम ऑफलाइन पढ़ते हैं, ठीक है, वहाँ पे जा करके बैठ करके स्कूल में पढ़ते हैं, तो शिक्षक सिर्फ किताबी नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, किताबी से बाहर का भी ज्ञान देते हैं। वो मानसिक ज्ञान, भावनात्मक ज्ञान, सामाजिक विकास के लिए भी उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। मतलब वो सामाजिक ज्ञान भी देते हैं, भावनात्मक ज्ञान भी देते हैं, वो हमें सिखाते हैं, किताब से बाहर की दुनिया को भी सिखाते हैं, ठीक है। स्कूल में बच्चों के भावनात्मक, सामाजिक और व्यवहार संबंधित विकास की देखभाल भी करते हैं वो टीचर, जो इस सामाजिक दूरी के कारण संभव नहीं हो पाएगी। लेकिन अब क्या हो गया, समाज में दूरी बन गया, सामाजिक दूरी बन गया। क्यों? क्योंकि आ गया डिजिटल शिक्षा। तो ऐसे डिजिटल शिक्षा के माध्यम से क्या होता है पता है, जो शिक्षक है ना, वो बच्चों को किताबों से बाहर के ज्ञान नहीं दे पाते हैं, केवल और केवल किताबों के ही ज्ञान देते हैं, ठीक है। साथ ही एक और बड़ा समस्या, साथ ही सबसे बड़ी समस्या यह है कि शिक्षकों को ऑनलाइन माध्यमों द्वारा बच्चों को शिक्षा देने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं किया गया। मतलब बच्चों को, शिक्षकों को ये नहीं बताया गया कि बच्चों को ऑनलाइन में कैसे वीडियो बनाना है, कैसे उनको क्वेश्चन सॉल्व करना है बोर्ड पे, डिजिटल बोर्ड पे, ठीक है। ये सब चीज़ें उसको प्रशिक्षण नहीं किया गया, मतलब उसको एक्सपीरियंस नहीं दिया गया, ठीक है। तो ऐसे में भी समस्याएँ उत्पन्न हो रही है, ठीक है। प्लस में बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, डिजिटल शिक्षा ग्रहण करें, जिसकी वजह से सिर्फ वो किताबी कीड़ा ही बन गया, किताब के में जो दिया गया वही पढ़ रहे हैं, उससे बाहर की दुनिया को नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक समस्या है। नेक्स्ट है पालन पोषण के मुद्दा। अब यहाँ पे पालन पोषण के मुद्दा क्यों आ रहा है? क्योंकि भारत में गरीब लोग रहते हैं। अब गरीब लोग कमाने के लिए तो बाहर जाएंगे, अब जिनके माता पिता कमाने के लिए बाहर चल जाएंगे, उनके बच्चों का देखभाल कौन करेगा? लेकिन वही अगर स्कूल होता तो ऑफलाइन माध्यम, तो बच्चे वहाँ चल जाते थे, तो पेरेंट्स अपने काम से आ जाते थे कि हाँ 12 बजे मुझे आना है, मेरे बच्चे आ जाएंगे, कम से कम 12 बजे तक तो काम कर लेते थे। अब ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसके बच्चे को रखेंगे कौन? जब डिजिटल शिक्षा आएगा तो स्कूल तो ये लोग नहीं जाएंगे, है ना। तो जब बच्चों को स्कूलों से बाहर रखना चिंता का विषय है। जब बच्चों को स्कूल से बाहर रख दिया जाएगा, बाहर का मतलब क्या कि वो लोग स्कूल नहीं जाएंगे, ठीक है, स्कूल नहीं जाएंगे, क्योंकि डिजिटल शिक्षा के माध्यम से बैठे उन लोगों को शिक्षा मिल रहा है। तो यह एक चिंता का विषय है। ऐसे में यह समस्या उत्पन्न होगी कि इन बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? ये घर पर कैसे सीखेंगे? जब इनके माता पिता का काम के लिए बाहर चले जाएंगे तो ये घर पर खुद से कैसे सीखेंगे उस चीज़ों को? ये सबसे बड़ी समस्या है, स्कूल जब नहीं जाएंगे तो।
नेक्स्ट है जागरूकता और पहुंच की कमी। अब ये देखिए जागरूकता और पहुंच की भी कमी है। डिजिटल शिक्षा के बारे में जागरूकता की कमी है जो इसे सभी तक पहुंचाने में बाधा है। ठीक है, ये सभी तक पहुंचाया नहीं जा सकता है। ठीक है, सभी तक ये जागरूक नहीं हो पाए हैं। ठीक है, और सभी तक पहुंच भी नहीं पाए। नेक्स्ट है शारीरिक संपर्क का अभाव। अब शारीरिक संपर्क भी नहीं हो पाता, शिक्षकों से डायरेक्टली शारीरिक संपर्क हो पाता है क्या? नहीं हो पाता है। हम लोग तो डिजिटल शिक्षा के माध्यम कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं, है ना। तो डिजिटल शिक्षा का एक बड़ा नुकसान शारीरिक संपर्क का अभाव है। शारीरिक संपर्क नहीं बन पाता शिक्षकों के साथ, जिससे बच्चों के लिए अपने शिक्षकों और साथियों के साथ संवाद करना अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। जिससे क्या होता है, बच्चे अपने साथियों के साथ, अपने दोस्त के साथ या तो फिर शिक्षक के साथ संवाद नहीं कर पाते हैं, मतलब बातचीत नहीं कर पाते हैं। ये भी एक समस्या है। नेक्स्ट है सीमित प्रतिक्रिया। इसमें सीमित प्रतिक्रिया होता है कि जितना देर तक आपके क्लास टीचर अपने मतलब क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन, तब तक आप कुछ पूछ सकते हैं, नहीं तो आप उसके बाद कुछ भी पूछ नहीं सकते हैं। तभी तक आपका सीमित समय रहता है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन वगैरह आंसर वगैरह देने का, ठीक है, कोई प्रतिक्रिया देने का, मानी कि सर कुछ पूछें, ठीक है, तो उसका आप जवाब देने के लिए या तो कुछ पूछने के लिए आपके पास सीमित समय होता है ना। तो सीमित प्रतिक्रिया, ऑनलाइन छात्र प्रतिक्रिया सीमित होती है, यानी कि वो जब तक समय है उसके पास 1 घंटा का क्लास है तो 1 घंटा के अंदर वो पूछ सकते हैं, कोई भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं सर को कि हम ये नहीं समझ पाए, आप हमको ये बता दीजिए। या तो फिर कोई क्वेश्चन अगर सर पूछते तो उसका आंसर बताने के लिए सीमित समय होता है। जहाँ शिक्षक को हमेशा छात्रों के साथ बातचीत करने और व्यक्तिगत प्रतिक्रिया देने का समय नहीं मिल पाता है। शिक्षक को नहीं मिल पाता क्योंकि वहाँ पर समय निश्चित होता है ना। तो शिक्षक भी क्या करते हैं, छात्रों को अधिक समय नहीं दे पाते हैं। नेक्स्ट हमारा 8वां स्वास्थ्य पर प्रभाव। और बच्चे के स्वास्थ्य पर भी क्या होते हैं, प्रभाव पड़ते हैं। ऑनलाइन कक्षाओं में अधिक समय तक मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन देखने से विद्यार्थियों की आंखें और स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। इसके अलावा आप 9, 10, 11, 12 और भी पॉइंट्स लिख सकते हैं कि भारत में आखिर कैसे लोगों तक डिजिटल शिक्षा नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है, चुनौती का मतलब क्या, चुनौतियाँ कि आखिर भारत में ये चीज़ पॉसिबल क्यों नहीं हो पा रहा है, डिजिटल शिक्षा सब घर घरों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, कहाँ चुनौती आ रहा है। ठीक है, तो भारत एक गरीब वो वाला देश है। आपको पता है कि इसमें बहुत सारे ग्रामीण लोग रहते हैं जो गरीब से जूझते हैं, उनके पास इंटरनेट की सुविधा वगैरह नहीं होता। तो आप आगे भी पॉइंट बढ़ा करके लिख सकते हैं इसमें, ठीक है, जितना चाहे उतना। फिलहाल में क्वेश्चन है दोस्तों, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का वर्णन करें। ठीक है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को हम लोग टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है, सूचना एवं संचार टेक्नोलॉजी का वर्णन करें या संचार प्रौद्योगिकी का वर्णन करें, बात सेम पड़ता है। ठीक है, हेलो दोस्तों, इस क्वेश्चन से आपका सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं बल्कि आपका 3 क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि ICT सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से आपके सिलेबस में, ठीक है, आपके बुक में 3 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, और 3 ही क्वेश्चन के अंतर ही आएगा आपके एग्जाम में, इससे बाहर जाएगा नहीं। ICT से संबंधित 3 ही क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, और वो तीनों क्वेश्चन आपको इसी आंसर में खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इस वीडियो में बताएंगे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT क्या है और इसे परिभाषित करें। फिर इसके बाद जो 2 क्वेश्चन बच गया ना, वो दोनों क्वेश्चन को ना हम 2-2, 5-5 मिनट की वीडियो बना करके पूरी ख़त्म कर देंगे। अब उस वीडियो का आंसर उसी स्टूडेंट को समझ में आएगा जो इस वीडियो को पूरा देख करके जाएगा। जब इस चीज़ को आप पूरा देख लोगे ना, उसके बाद जो 2 क्वेश्चन है ना ICT वाला, उसको हम अपने भाषा में समझा देंगे, आप लिख लोगे उसको। ठीक है, जब ये समझे रहोगे तब, और एकदम पूरा बढ़िया से लिखोगे, ये नहीं कि हम जैसे तैसे बता देंगे, नहीं, बिल्कुल अच्छे से बताएंगे। ठीक है, देखिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT क्या है, इसे परिभाषित करें। इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। सूचना एवं संचार ये प्रौद्योगिकी जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं तकनीकी भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी बोलो या सूचना एवं संचार तकनीकी बोलो। ठीक है, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ICT। क्या है, इसे परिभाषित करना है। इंग्लिश में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, व्हाट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं ICT। इन्फॉर्मेशन से I हो गया, कम्युनिकेशन से आपका C हो गया, C से, ठीक है, और टेक्नोलॉजी का T हो गया, यानी ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब देखिए आपको स्क्रीन पर आपको एक चार्ट दिख रहा होगा। ठीक है, अब आपको ये गलती नहीं करना कि सूचना एवं संचार और यहाँ पे ये प्रौद्योगिकी, हम प्रौद्योगिकी नहीं बोलेंगे, प्रौद्योगिकी की जगह हम तकनीकी बोलेंगे। इस पूरे आंसर में हम लिखे हैं प्रौद्योगिकी की जगह में तकनीकी, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो सूचना एवं संचार तकनीकी, ये आपको तीनों जो शब्द हैं वो एक ही में नहीं लेना है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि तकनीकी बड़े लेवल पर आता है, तकनीक के नीचे यानी कि अंदर ही आता है सूचना और संचार। ठीक है, सबसे पहले क्या चीज़ आता है,
तकनीकी, कौन सा तकनीकी? तो सूचना और संचार। सूचना संचार क्या? सूचना मतलब कोई भी वस्तु से संबंधित कोई भी सूचना, और संचार मतलब एक जगह से दूसरी जगह करना। ठीक है, सूचना संचार मतलब हो गया एक जगह से दूसरी जगह करना। और एक जगह से दूसरे जगह करने के लिए किस माध्यम से करते हैं? तो टीवी के माध्यम से करते हैं, मोबाइल के माध्यम से करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से करते हैं, इत्यादि के माध्यम से करते हैं। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले तकनीकी, जिसको प्रौद्योगिकी बोलते हैं, उसके नीचे सूचना संचार, जो सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाता है। और किस माध्यम से पहुंचाया जाता है? तो टीवी मोबाइल के माध्यम से पहुंचाया जाता है। ये तीन ही कर्म को आपको याद रखना है, ये तीन पीढ़ी को आपको याद रखना है बस। ठीक है, चलिए अब हम आगे समझाते हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी या तो सूचना एवं संचार तकनीकी, जिसको आईसीटी कहते हैं, इसका अर्थ क्या है? तो सूचना एवं संचार तकनीकी में प्रयुक्त दो शब्द का प्रयोग हुआ है। अभी मैंने आपको बताया ना, तकनीकी के नीचे कौन था? सूचना एवं संचार। तो तकनीकी में प्रयुक्त दो शब्द कौन कौन सा था? सूचना एवं संचार। ठीक है, सूचना तथा संचार, जिसमें सूचना का अर्थ है उन आंकड़ों से होता है जो किसी व्यक्ति वस्तु से संबंधित होता है। सूचना मतलब क्या? सूचना का अर्थ क्या हो गया? जो किसी भी व्यक्ति वस्तु से संबंधित होता है। हम किसी को कुछ सूचना देते हैं तो वो व्यक्ति वस्तु से ही संबंधित होती है ना। तथा संचार एक पारस्परिक क्रिया होती है जिसमें आदान प्रदान किया जाता है। यानी संचार के मतलब क्या होता है? आदान प्रदान करना। ठीक है, ये हो गया आपका सूचना मतलब कोई भी वस्तु से संबंधित, कोई भी व्यक्ति से संबंधित, और संचार का मतलब हो गया एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। अतः अब इसका हम परिभाषा पर बात कर सकते हैं। अतः सूचना एवं संचार तकनीकी एक ऐसा माध्यम है, सूचना एवं संचार तकनीकी एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, अर्थात सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह स्थान तक पहुंचाया जाता है। वही हमारा क्या है? सूचना एवं संचार तकनीकी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसका कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, नए शोध में नए ज्ञान का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नए शोध में मतलब नया नया खोज किया जा रहा है, और नया नया ज्ञान को क्या किया जा रहा है? निर्मित किया जा रहा है, नया नया ज्ञान को खोजा जा रहा है। तकनीकी उपकरणों के माध्यम से, तकनीक उपकरण में कौन कौन सा जगह? मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, टीवी हो गया, जैसा कि मैंने आपको बताया। तकनीकी उपकरणों के माध्यम से उस ज्ञान को संरक्षित रखने तथा उसको आदान प्रदान करने की प्रक्रिया ही सूचना एवं संचार तकनीकी कहलाती है। नया नया खोज होता है, नया नया ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब वो जो नया नया ज्ञान है ना, उसको तकनीक उपकरण के माध्यम से क्या किया जाता है? संरक्षित किया जाता है, बचा के रखा जाता है। मतलब मान लो कि कोई ज्ञान है, ठीक है, कोई नया ज्ञान का खोज किया गया, अब उसको इंटरनेट पर छोड़ दिया जाएगा तो वो संरक्षित हो गया, अब जीवन भर के लिए वो बच गया। अब उसको कोई मिटा नहीं सकता कि उसको उस चीज़ को कहीं भूल गया। जैसे मान लीजिए जाए कि आप किसी चीज़ को कॉपी में लिख कर रखते हैं, किसी ज्ञान को कॉपी भूल गया तो ख़त्म हो गया। लेकिन ये सब ज्ञान को तकनीकी उपकरण के माध्यम से टीवी, इंटरनेट, मोबाइल में क्या कर दिया जाता है? संरक्षित करके रख दिया जाता है, वहाँ पे छोड़ दिया जाता है, वो संरक्षित हो जाता है, वहाँ से उड़ता नहीं है, बिल्कुल बचा हुआ रहता है भविष्य के लिए। पूरा जब तक जीवन रहता है तब तक वो वहीं पर बचा हुआ रहता है। ठीक है, और साथ में वो बचा हुआ भी नहीं रहता, साथ में वो ज्ञान क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह चलते जाता है, जहाँ मर्जी वहाँ पे आदान प्रदान हम लोग कर सकते हैं। इसी प्रक्रिया को सूचना एवं संचार तकनीकी कहते हैं। पहले के माध्यम में क्या होता था? कॉपियाँ में लिख के रखा जाता था, किताबों में लिखा जाता था, लेकिन अभी तकनीकों के माध्यम से टीवी, मोबाइल वगैरह पर रखा जाता है ज्ञान को। ठीक है, तो वही हमारा है सूचना संचार तकनीकी। आगे देखिए, इस कार्य के लिए बहुत सारा तकनीकी का उपकरण किया जाता है, जैसे सीडी में रखा जाता है, ठीक है, डीवीडी में रखा जाता है, हार्ड ड्राइव में रखा जाता है, फोटो स्टेट मशीन में रखा जाता है, फोटो स्टेट मशीन होता है ना, उसमें रखा जाता है, टेलीफोन में रखा जाता है, टीवी में, कंप्यूटर में, प्रोजेक्ट में रखा जाता है, ईमेल में भी रखा जाता है, ई बुक बना करके रखा जाता है, इंटरनेट में रखा जाता है, और बहुत सारे वेबसाइट यानी वेब में भी रखा जाता है। ये सब चीज़ों को, ताकि ये सब कभी भूल ना सके। मान लीजिए कि बैंक होता है, बैंक में कितना डाटा में कौन पैसा निकाला, क्या है नहीं है, ये सब कंप्यूटर में क्या रहता है, उसका वेबसाइट में क्या रहता है, सारा अपलोडेड रहता है। कंप्यूटर खो भी गया, कोई भी दिक्कत हो गया, उसको जानकारी को फटाक से प्राप्त कर लिया जाएगा। ये नहीं कि पहले के टाइम में जो कॉपी में लिख कर रखा जाता था, कॉपी भूल गया तो सारा कहानी खत्म, नहीं। तो ये जो नया टेक्नोलॉजी आया ना, इसी को बोलते हैं आईसीटी। अब बात करते हैं सूचना एवं संचार तकनीकी की परिभाषा। इसमें दो ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने सूचना एवं संचार तकनीकी की परिभाषा दिए हैं। पहला एस.के. दुबे जी के अनुसार, तो देखते हैं एस.के. दुबे जी का क्या कहना है। तो इनका कहना है कि सूचना एवं संचार तकनीकी का आशय संचार साधनों की व्यवस्था के कुशलतम संचालन से है। मतलब इनका कहना है कि सूचना एवं संचार जो तकनीकी का एक ऐसा संचार साधनों की व्यवस्था के कुशलता संचालन से, मतलब एक ऐसा साधन से है जो कुशलता तरीका से एक जगह से दूसरी जगह क्या किया जाए, पहुँचाया जाता है।
कुशलता यानी अच्छे तरीक़े से, जो सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते हैं, पहुंचाने में सहायता करती है। वही सेम कहना है आर के शर्मा जी के अनुसार। इनका कहना है कि सूचना एवं संचार तकनीकी का एक वह आशय है, यानी सूचना एवं संचार तकनीकी का आशय है जो मानव के कल्याण तथा आवश्यकता पूर्ति हेतु सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। जो क्या होते हैं कि मानव के कल्याण के लिए, मानव की आवश्यकता के लिए, ठीक है, मानव की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। मान लो मुझे कोई भी चीज़ को सूचना की ज़रूरत है तो आदान प्रदान किया जाएगा ताकि मानव का कल्याण हो सके, मानव की जो आवश्यकता है उसको पूरा किया जा सके, ठीक है, तो आदान प्रदान किया जाता है। चलिए ये हो गया आपका। अब इस कुछ पॉइंट्स हम लोग देखते हैं इसके नीचे। पहले के समय में मौखिक यानी बोल करके विधि के द्वारा ही केवल सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता था, व्यक्तियों द्वारा अपने मस्तिष्क में सुरक्षित किया जाता था। मतलब पहले कोई भी विचार, कोई भी ज्ञान को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति बोल करके मौखिक तरीक़ा से सूचनाओं को आदान प्रदान करते थे और वो लोग अपने माइंड में ही सेट रखते थे कि हाँ वो आदमी ने हमको ये बात बताएं कि भारत की राजधानी दिल्ली है, भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है, झारखंड की राजधानी रांची है, ठीक है। ये चीज़ पहले लोग बोलते थे और माइंड में सेट कर लेते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद लेखन प्रणाली का प्रयोग सूचनाओं को प्रसारित करने तथा उसका भंडारण करने में किया जाने लगा। उसके बाद ज्ञान को भंडार करके रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाने लगा, लेखन प्रणाली, यानी कि लिख करके किताबों कॉपियों में रखना, इसका फिर प्रचलन हुआ। वर्तमान समय में इन सभी कार्यों को आईसीटी की मदद से बड़ी आसानी से किया जाता है। उसके बाद पहले कॉपियों में लिखा जाता था, लेकिन अब क्या होता है, इसको आईसीटी के माध्यम से बहुत ही आसानी से रखा जाता है, ठीक है, और फिर ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूचना एवं संचार तकनीकी के माध्यम से हम सूचनाओं को तकनीकी उपकरणों के माध्यम से संरक्षित रखते हैं, मतलब बचा के रखते हैं, तथा उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते हैं, पहुँचाते हैं। वर्तमान समय में अगर अभी के समय में बात करें तो आईसीटी का प्रयोग पुलिस, सुरक्षा, सेना, बैंकिंग प्रबंधन, चिकित्सा, कानून सेवा आदि क्षेत्रों में किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी इस तकनीक का बहुत ही बड़ा लेवल पर प्रयोग किया जाता है। हर क्षेत्र में इसका प्रयोग हो रहा है, आईसीटी का प्रयोग हर क्षेत्र में। आप लोग डॉक्टर घर भी जाएंगे तो वहाँ भी कैमरा लगा हुआ रहता है, वहाँ पे भी कंप्यूटराइज देखेंगे, कंप्यूटर का सिस्टम हर जगह देखेंगे आप लोग। हर मतलब अगर जाओ वहाँ पे नामांकन कराने के लिए भी जाओ तो एडमिशन चार्ज लिया जाता है, उसमें भी आपको पर्ची देगा कंप्यूटराइज के माध्यम से। हर जगह वही चलता है और वही डाटा आपके फिर कंप्यूटर में क्या रहता है, सेव रहता है। नेक्स्ट है सूचना एवं संचार तकनीकी की विशेषताएं। अब देखते हैं सूचना एवं संचार तकनीकी की विशेषताएं। अब देखिए आपका क्वेश्चन एक है विशेषताएं पर, लाभ और हानियाँ पर, उपयोग पर, तो वहाँ पे हम शॉर्ट में आपको बता देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम जितना भी आईसीटी से संबंधित क्वेश्चन करवाएंगे अब हम फिर से अर्थ और परिभाषा नहीं बताएंगे। मान लो कि ये क्वेश्चन आईसीटी की विशेषता, उपयोगिता, लाभ और हानि बताइए, तो वहाँ भी हम फिर से आईसीटी का अर्थ और परिभाषा नहीं बताएंगे, सीधा चर्चा करेंगे विशेषताएं पर, उपयोग पे, लाभ और हानि पर, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे तो ऑलरेडी देख लिए अर्थ और परिभाषा, ठीक है। अब देखिए इसका सूचना एवं संचार तकनीकी की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, ठीक है। कौन कौन सी विशेषताएं हैं, पहला इसकी प्राकृतिक वैज्ञानिक है, ठीक है, यह एक क्या वैज्ञानिक है जिसमें नए नए चीज़ों का खोज किया जाता है। यह तकनीकी उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, इसमें क्या तकनीकी उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। यह सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में सक्षम होती है। नेक्स्ट है यह सूचनाओं के संरक्षण में सक्षम है, मतलब सूचनाओं को बचा करके रखती है, संरक्षण करके रखती है। नेक्स्ट है इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, इसका क्षेत्र बहुत ही बड़ा है, इसको हम छोटा नहीं बोल सकते हैं। नेक्स्ट है यह समय की बचत करती है, बिल्कुल समय की बचत करती है, कॉपी में लिखने से बेटर होता है कि इसको हम फटाक से कंप्यूटर में चढ़ा देते हैं। नेक्स्ट इसमें 4 विशिष्ट कौशल होते हैं, इसमें 4 प्रकार का विशिष्ट कौशल पाया जाता है, जिसमें पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना, ये चारों कौशल इसमें पाया जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का महत्व, कि शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का महत्व क्या है, कहाँ कहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का महत्व हो रहा है। तो पहला है शैक्षिक ज्ञान का प्रसार करने में, यानी कि शिक्षा से संबंधित ज्ञान का प्रचार करने में, ज्ञान फैलाने में। अभी हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ दिक्कत होता है तो गूगल में जाकर सर्च करते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान का प्रसार हुआ आईसीटी के कारण। दूसरा है शैक्षिक ज्ञान का भंडारण करने में, यानी शिक्षा से संबंधित ज्ञान का भंडार, यानी एक जगह भंडार किया जा रहा है। गूगल में कोई भी क्वेश्चन सर्च कीजिए, सब वहाँ पर बहुत सारा ज्ञान का भंडार है, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा, है ना। नेक्स्ट है विभिन्न सूचनाओं का आदान प्रदान करने में, अलग अलग सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह आदान प्रदान करने में भी इसका सहायता हमें प्राप्त होती है आईसीटी के माध्यम से, ठीक है। विशेषताएं और महत्व लगभग एक ही जैसा है। विद्यार्थियों के लिए उपयोगी, आईसीटी से क्या होता है, विद्यार्थियों को लाभ होता है। शिक्षकों के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट है शिक्षा को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुँचाने में उपयोगी, जहाँ तक शिक्षा नहीं पहुँच पा रहा है, ठीक है, जहाँ तक कोई मतलब उन लोगों को पढ़ने का साधन नहीं है। अभी गांव ऐसे ऐसे गांव में जहाँ पे कोई स्कूल वगैरह नहीं है, वहाँ पे भी लोग ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा से आने के जुड़े हुए हैं और वहाँ से पढ़ करके नौकरी कर रही हैं, ठीक है।
परीक्षा लेने में सहायक। अब परीक्षा लेने में भी क्या है, सहायक होता है। जैसे आप लोग देखते होंगे बड़ा बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है। तो इतना बड़ा एग्जाम लेने में फटाक से हो जाता है। और उसी के साथ परिणाम घोषित करने में भी जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, गोला करने वाला OMR शीट, वो कंप्यूटराइज के द्वारा चेक होता है। तो रिजल्ट भी जारी करने में सहायता होता है, परीक्षा लेने में भी सहायता होता है। तो ये सब इसका कारण है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो आपको कैसा लगा, देखिए बहुत मेहनत करना पड़ता है आपको आंसर देने के लिए। ठीक है, और इतने अच्छे अच्छे आपके लिए आंसर लाते हैं कि इजी लैंग्वेज में लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है दोस्तों, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और दोस्तों में शेयर कीजिए। हम चर्चा करेंगे। ठीक है, वीडियो को आपको अंत तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले स्वयं क्या है, SWAYAM स्वयं क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं स्वयं का अर्थ। ठीक है, स्वयं का क्या अर्थ है, तो इसके माध्यम से क्या किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है आपका कि यह छात्रों और शिक्षकों के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। मतलब भारत सरकार ने स्वयं को इसलिए अपनाया है ताकि शिक्षकों और मतलब विद्यार्थियों को फ्री में पाठ्यक्रम क्या किया जाए, प्रदान किया जाए। पाठ्यक्रम मतलब जो उसका बुक है, सिलेबस है। ठीक है, ताकि उसको खरीदने की जरूरत ना पड़े और वो शिक्षा से वंचित ना रहें। ठीक है, स्वयं को डिजिटल इंडिया भी अभियान के तहत हाई स्कूल विषयों, उन्नत शिक्षा और कौशल विकास के लिए मुफ्त पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया। देखो, स्वयं को डिजिटल इंडिया के मतलब जब जिससे हमारा डिजिटल इंडिया हुआ ना, तो उसके लिए हाई स्कूल विषयों, उन्नत शिक्षा, एक उच्च लेवल पर शिक्षा के लिए, अच्छे कौशल के विकास के लिए मुफ्त पाठ्यक्रम प्रदान किया गया, लॉन्च किया गया, ताकि सभी को मुफ्त पाठ्यक्रम मिले, मुफ्त सिलेबस मिले, मुफ्त बुक मिले, और वो लोग क्या करें, आसानी से पढ़ सकें। इससे हमारा डिजिटल इंडिया का क्या होगा, विकास होगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त स्वयं पोर्टल लॉन्च करने के पीछे का उद्देश्य शिक्षा के 3 प्रमुख सिद्धांत। मतलब जो स्वयं इसको लॉन्च किया गया है, स्वयं को ऐसा इसलिए किया गया ताकि हमारा समानता, भारत में समानता फैल सके। समानता मतलब सभी लोगों तक शिक्षा पहुंच सके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा गुणवत्ता, अच्छी गुणवत्ता पहुंच सके। ठीक है, पहला क्या है, समानता, सभी लोगों में एक जैसा समानता हो सके, सभी लोग पढ़ सकें। नेक्स्ट है पहुंच, कि जो हमारा सिलेबस है, शिक्षा है, वो सभी तक पहुंच सके। और तीसरा है गुणवत्ता, मतलब अच्छी गुणवत्ता वाला शिक्षा पहुंच सके। इसलिए स्वयं को अपनाया गया ताकि सभी को फ्री क्या मिले, पाठ्यक्रम मिले सरकार की ओर से। नेक्स्ट देखिए, छात्र स्वयं पर उपलब्ध शैक्षणिक सामग्री को सुविधाजनक स्थानों से प्राप्त कर सकते हैं। मतलब क्या कर सकते हैं, छात्र स्वयं पर उपलब्ध शैक्षणिक सामग्री, जो पढ़ने के लिए सामग्री है, स्वयं पर जो पढ़ने के लिए फ्री सामग्री है, तो वहाँ पे जाकर के विद्यार्थी क्या कर सकते हैं, सुविधाजनक, बहुत ही आराम से उसको प्राप्त कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। हालांकि उन्हें इस सब चीज़ों को करने के लिए ना उचित इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और सहायक उपकरण जैसे मोबाइल, लैपटॉप रहेगा तभी तो उसमें डाउनलोड कर पाएगा ना, ये सब होना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्वयं उद्देश्य और उसका लक्ष्य। ठीक है, यानी कि स्वयं का उद्देश्य क्या और लक्ष्य क्या है। तो स्वयं पोर्टल का मुख्य उद्देश्य भारत के वंचित छात्रों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में मदद करता है। जो लोग शिक्षा से वंचित हैं, दूर दराजों जो नहीं शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं, उसको शिक्षा ग्रहण करवाना। ठीक है, इसके अतिरिक्त इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रम शिक्षा के डिजिटलीकरण में सभी को शामिल करने और छात्रों के बीच खाई को कम करना, ताकि हमारा भारत देश क्या हो सके, डिजिटलीकरण हो सके। ठीक है, जब मुफ्त शिक्षा सभी को मिलेगा, मुफ्त पाठ्यक्रम मिलेगा, तो हमारा देश क्या होगा, डिजिटलीकरण होगा। ठीक है, और जो हमारे बच्चों के बीच में खाई है, बहुत बड़ा गहराई है, जिससे मतलब बहुत बड़ा गड्ढा बन गया, जिससे लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, दूरी बन चुका है, वो दूरी कम किया जा सके। ठीक है, अब इसके माध्यम से वीडियो का व्याख्यान होता है, मतलब फ्री वीडियो का व्याख्यान है सरकार की ओर से। ठीक है, तो बच्चे लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। पाठनीय अध्ययन सामग्री, पाठन से संबंधित जो पढ़ने के लिए अलग अलग तरीका सामग्री है, वो उपलब्ध करवाया गया। टेस्ट सीरीज लिया जाता है। ठीक है, ताकि बच्चों की गुणवत्ता को पता लगाया जा सके। तो ये सब हो गया दोस्तों स्वयं के लिए। ठीक है, 5 नंबर में दे सकता है, ज़्यादा में नहीं दे सकता है। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपको कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ लेना है वो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि मेरे पास समय अब नहीं है दोस्तों, और आपका एग्जाम है। ठीक है, हम जब तक इसका आंसर लिखेंगे, वीडियो बनाएंगे, तब तक हो सकता है आप कहीं भी सर्च कर लीजिएगा, बस खाली देख लीजिए इसके बारे में। आपको ये 5-5 नंबर में दे सकता है। ठीक है, तो एक्सप्लेन कर दीजिएगा। जैसे है यहाँ पे CWSN क्या है, जूम टूल्स क्या है, यूट्यूब चैनल क्या है, यूट्यूब चैनल से हमारा यूट्यूब चैनल कैसे हमारा डिजिटल एजुकेशन में भूमिका निभा रही है, इसके माध्यम से भी हम लोग पढ़ रहे हैं। जब से ये आए तब से हम लोग घर बैठे क्या कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, अच्छे गुणवत्ता वाले क्लास हम लोग को प्राप्त हो जाता है। यही सब चीज़ें लिखना, हल्का हल्का सभी के बारे में सर्च करके आप देखते जाओ। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ई लर्निंग और डिजिटल लर्निंग के बीच क्या अंतर है। ठीक है, लर्निंग को कभी कभी अधिगम भी बोल दिया जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ई लर्निंग, ई अधिगम, या तो फिर डिजिटल लर्निंग, डिजिटल अधिगम। ठीक है,
इसके बीच में आपको अंतर दिया जा सकता है, ठीक है, यानी कि आपको दिया जा सकता है कि डिफरेंट बिटवीन ई लर्निंग एंड डिजिटल लर्निंग, ठीक है। आपको करना क्या वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो हम लोग डिजिटल शिक्षा पढ़े ना उसी को हम लोग डिजिटल लर्निंग कह सकते हैं, और जो डिजिटल शिक्षा में आप लोग लिखे हैं उसको हम डिजिटल लर्निंग में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लर्निंग आ गया तो आपको घबराना नहीं है, डिजिटल शिक्षा वाला ही चीज़ आप डिजिटल लर्निंग में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए ई लर्निंग और डिजिटल लर्निंग के बीच अंतर है। ई लर्निंग और डिजिटल लर्निंग के बीच क्या अंतर है? तो ई लर्निंग और डिजिटल लर्निंग में कोई खास अंतर नहीं होता है, फिर भी कुछ अंतर होते हैं, और पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया है और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। देखिए भूमिका सबसे पहले देखते हैं, तो पहले यानी पहले के समय में संभवतः सीखने का एकमात्र तरीका स्कूल के माध्यम से था, यानी पहले के समय में मात्र एक सीखने का तरीका क्या था? स्कूल हुआ करता था। लेकिन आज हमारे पास सीखने के कई विकल्प हैं। सीखने के लिए वर्तमान समय में यानी कि अभी के समय में कक्षा में ई लर्निंग यानी कि ई लर्निंग के माध्यम से सिखाया जाता है, डिजिटल लर्निंग के माध्यम से सिखाया जाता है, और भी बहुत सारे माध्यम है, ठीक है। बट मैंने दो ही माध्यम यहाँ पे लिखा है, एक ई लर्निंग और एक वो डिजिटल लर्निंग, ठीक है। तो दो हम यहाँ पे माध्यम लिखेंगे क्योंकि ई लर्निंग और डिजिटल लर्निंग में ही डिफरेंट हमको करना है, ठीक है। तो ये पता चल गया कि पहले स्कूल में ही सीखा जाता था, लेकिन अभी के समय में वर्तमान समय में ई लर्निंग डिजिटल लर्निंग बहुत माध्यम हो गया सीखने का, ठीक है। चलिए ई लर्निंग डिजिटल लर्निंग में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है दोस्तों, फिर भी कुछ छोटा सा डिफरेंट जो कि मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले डिजिटल लर्निंग देखेंगे। अब आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि सबसे पहले ई लर्निंग लिखा गया, ठीक है। लेकिन आपको चाहे ई लर्निंग रहे पहले चाहे डिजिटल लर्निंग रहे, पहले आपको लिखना है डिजिटल लर्निंग के बारे में, ठीक है। सबसे पहले लिखना है डिजिटल लर्निंग। तो डिजिटल लर्निंग वही है जो डिजिटल शिक्षा में आप लोग पढ़े हैं, ठीक है। इसमें डिजिटल माध्यम नए नए तकनीकों के माध्यम से शिक्षाएं दी जाती है, ठीक है। डिजिटल लर्निंग एक व्यापक शब्द है, ये बड़ा लेवल पर आता है, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता दूं दोस्तों, एक जो डिजिटल लर्निंग है और एक है ई लर्निंग। तो डिजिटल लर्निंग बड़े लेवल पर आता है और इसके नीचे आता है ई लर्निंग, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपका पूरा घर है, घर में 10 गो रूम है आपका, ठीक है, 10 रूम। तो पूरा घर जो है ना आपका वो डिजिटल लर्निंग के अंतर्गत आएगा। और मान लीजिए कि पूरा घर के अंतर्गत आपका अगर मान लो उस घर में एक ऑफिस है, या तो किसी एक रूम की हम स्पेशल बात करें या तो 2 रूम का स्पेशल बात करें, तो ई लर्निंग है। मतलब डिजिटल लर्निंग व्यापक है और उसके नीचे है ई लर्निंग, ठीक है। हाँ, डिजिटल लर्निंग में ई लर्निंग भी आ जाता है, लेकिन ई लर्निंग में डिजिटल लर्निंग नहीं आता है। देखिए डिजिटल लर्निंग एक व्यापक शब्द है जो सूची में सबसे व्यापक शब्द यानी सबसे व्यापक सबसे बड़ा शब्द है, सबसे ऊपर आता है, ठीक है। इसका मतलब है कि किसी भी प्रकार की शिक्षा जिसमें डिजिटल तकनीकी का उपयोग शामिल हो, मतलब जहाँ पे डिजिटल तकनीकी का उपयोग किया जाता है वही हमारा डिजिटल लर्निंग है। अब डिजिटल तकनीकी का उपयोग मतलब ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन PDF, ऑनलाइन तरीक़ा से शोध करना, डिजिटल तरीक़ा से कोई भी चीज़ का उपयोग करना, मतलब जहाँ भी डिजिटल माध्यम अपनाया गया वो हमारा डिजिटल लर्निंग होता है, ठीक है। इसमें निश्चित रूप से ऑनलाइन पाठ्यक्रम लेने वाले छात्र भी शामिल होते हैं जो ऑनलाइन पाठ्यक्रम लेते हैं, लेकिन इसमें इंटरनेट पर जो शोध करने वाले हैं, जो इंटरनेट पर शोध करते हैं, कोई चीज़ को खोज भी करते हैं, कक्षा में ऑनलाइन वीडियो देखने, हम लोग इंटरनेट पर गूगल पर जाकर सर्च करते हैं ना, ऑनलाइन वीडियो देखते हैं, स्मार्ट बोर्ड पे, टैबलेट, ठीक है, जैसे डिजिटल उपकरणों का भी उपयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। शिक्षक भी शामिल है इसमें, ठीक है। मतलब जो स्मार्ट बोर्ड का प्रयोग करते हैं, टैबलेट का प्रयोग करते हैं लिखने के लिए बोर्ड पे, ये सब शिक्षक भी इसमें क्या है शामिल है डिजिटल लर्निंग। मतलब जहाँ डिजिटल तरीक़ा से उपकरणों का प्रयोग किया जाता है ना, वही हमारा डिजिटल लर्निंग होता है। लगभग किसी भी उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में किसी न किसी प्रकार के डिजिटल शिक्षा शामिल हो ही जाता है। जहाँ भी उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम होता है वहाँ पे किसी ना किसी तरीक़े से डिजिटल लर्निंग शामिल हो ही जाता है, क्योंकि जो भी वहाँ पे तकनीक अपनाया जाएगा वो डिजिटल शिक्षा के अंतर्गत ही आएगा, डिजिटल लर्निंग के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। डिजिटल लर्निंग में ऑनलाइन पाठ्यक्रम भी शामिल है जो कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, ठीक है। उसी के जस्ट नीचे थोड़ा सा पॉइंट देखते हैं। डिजिटल लर्निंग में ना केवल ऑनलाइन कक्षाएं लेना शामिल है, बल्कि ऑनलाइन शोध करना, जैसे कुछ चीज़ हम लोग खोजते हैं, ऑनलाइन वीडियो देखना आदि सब शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट है डिजिटल शिक्षा को अधिक लोगों तक पहुंचा सकती है। डिजिटल शिक्षा के माध्यम से शिक्षाओं क्या हो सकती है, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकती है। अब बात करते हैं ई लर्निंग। तो ई लर्निंग शब्द जो है वो इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का उपयोग करती है। देखिए इसका नाम से ही पता है ई लर्निंग, ई से इलेक्ट्रॉनिक, और सीखना मतलब वही हो गया आपका ई लर्निंग बोलो या तो ई सीखना बोलो या तो फिर ई शिक्षा बोलो, बात एक ही पड़ी है, ठीक है, घबराना नहीं है। तो जो ई लर्निंग शब्द है ना वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का उपयोग करती है, इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का उपयोग करती है, ठीक है। जबकि वो तकनीकी शब्द का प्रयोग करती है, वो बड़े लेवल पर या छोटे लेवल पर, ठीक है। यह आमतौर पर इंटरनेट पर पूरी तरीक़े से लिया जाने वाला कोर्स होता है। इसमें जो इंटरनेट पर हम लोग कोर्स वगैरह लेते हैं ना वो आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के अंतर्गत, और ऑनलाइन जो हम लोग कोर्स लेते हैं इंटरनेट पर वो हमारा इससे बड़ा वाले जो हम इसके पहले पढ़े थे, ठीक है,
डिजिटल ई लर्निंग उसके अंतर्गत भी आता है, ठीक है। जब हम किसी भी इंटरनेट पर कोई कोर्स लेते हैं तो ये तो ई लर्निंग के अंतर्गत आता ही आता है, और ये जो कोई कोर्स लेते हैं ना वो हमारा डिजिटल लर्निंग के अंतर्गत भी आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। देखिए अगर हम लोग, आप ये समझिए कि इंटरनेट पर हम लोग कोई भी कोर्स लेते हैं, ठीक है, तो इंटरनेट पर कोर्स लेते हैं तो उस इंटरनेट पर कोर्स का जो पापा है ना वो है ई लर्निंग, और इंटरनेट पर जो कोर्स लेते हैं उसका दादाजी है हमारा डिजिटल लर्निंग, ऐसा समझिए, ठीक है। तो शिक्षक और छात्र आमने सामने नहीं मिलते हैं, इसमें आमने सामने नहीं मिल पाते हैं। सभी कोर्स का काम संचार, ईमेल, फोर्स, चैट या वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संभाला जाता है। मतलब सभी पढ़ाई आप लोग को पता है कि ऑनलाइन के माध्यम से होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या तो ईमेल के माध्यम से भेजा जाता है कोई भी चीज़ों का, ठीक है। इसके माध्यम से पढ़ाई किया जाता है। इस आज ये किसके अंतर्गत आ जाता है? इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। और जो भी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के अंतर्गत आता है उसको हम लोग बोलते हैं ई लर्निंग, और जितने भी सारे ई लर्निंग के अंतर्गत आता है वो सब का सब किस में आ जाता है? तो हमारा आ जाता है डिजिटल लर्निंग के अंतर्गत, ठीक है। तो ज़्यादा कोई डिफरेंट भी नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ ये एक छोटे लेवल पर है ये, ठीक है। कुछ संस्थान इस तरह के कोर्स को पूरी तरीके से ऑनलाइन कोर्स भी कहते हैं, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा PDF भेज करके, ठीक है, इस तरह से जो कंप्लीट करवाते हैं कोर्स। तो कुछ शिक्षक इस टाइप से कोर्स को क्या कहते हैं? ऑनलाइन कोर्स भी कहते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग अभी आमतौर पर चल रहा है हमारे बीच। देखते हैं डिजिटल लर्निंग और हम देखते हैं ई लर्निंग के बीच में क्या अंतर है। तो डिजिटल लर्निंग और ई लर्निंग शब्दों का अक्सर एक दूसरे के स्थान पर भी किया जाता है, लेकिन वो थोड़ी भिन्नता है, ठीक है, थोड़ी भी हल्का सा क्या है? भिन्नता है। डिजिटल लर्निंग एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग किसी भी प्रकार की शिक्षा का वर्णन करने के लिए किया जाता है, मतलब ये एक व्यापक शब्द है। और डिजिटल जो ये है ना डिजिटल लर्निंग, इसमें एक तकनीकी द्वारा पढ़ाया जाता है। तकनीकी में मतलब सब आ जाएगा, जो भी कुछ हम लोग थोड़ा बहुत भी शिक्षा को उच्च लेवल बढ़ाने के लिए कोई भी तकनीक अपनाते हैं सब डिजिटल लर्निंग में आ जाएगा, ठीक है। वहीं अगर दूसरी ओर बात करें ई लर्निंग का, तो यह एक अधिक विशिष्ट शब्द है, मतलब ये एक व्यापक शब्द नहीं बल्कि एक अधिक विशिष्ट शब्द है, मतलब इसका भी इंपॉर्टेंट है, बट ये छोटे लेवल पर है, जो आमतौर पर इंटरनेट पर होने वाली शिक्षा को संदर्भित करता है। ये इंटरनेट पर होने वाली शिक्षा को संदर्भित करता है, लेकिन ऊपर वाला क्या, वो तकनीकी पर ही है। कोई भी चीज़ तकनीकी आप या अपना डिजिटल लर्निंग हो गया, लेकिन जो इंटरनेट के माध्यम से केवल होता है वही हमारा ई लर्निंग होता है। नेक्स्ट तीसरा देखते हैं, यहाँ से आपको बहुत ही अच्छा चीज़ समझ में आने वाला है। डिजिटल लर्निंग और ई लर्निंग दोनों एक ही मूलभूत सिद्धांत को साझा करते हैं, ठीक है, दोनों लगभग एक ही में आ जाते हैं, जो है शिक्षा का समर्थन करना और वितरण करने के लिए तकनीकी का उपयोग करना, ठीक है। यहाँ पे पता लिखा गया, यहाँ पे तकनीकी है, ठीक है। मतलब ये दोनों का दोनों क्या करते हैं? शिक्षा का समर्थन करते हैं, शिक्षा का वितरण करते हैं, मतलब दूसरों तक पहुंचाने का काम करते हैं, डिजिटल लर्निंग भी और ई लर्निंग भी, ठीक है। लेकिन ई लर्निंग जो है वो डिजिटल लर्निंग का एक उप समूह है, मतलब ई लर्निंग डिजिटल लर्निंग के नीचे आ जाता है, उसके अंदर आ जाता है, क्योंकि सभी ई लर्निंग जो है ना वो डिजिटल लर्निंग है। ई लर्निंग छोटे लेवल पर रहता है, जो कि मैंने आपको रूम का उदाहरण दिया, जितने भी सारे ई लर्निंग है वो डिजिटल लर्निंग है, ठीक है। लेकिन सभी जो डिजिटल लर्निंग है ना वो ई लर्निंग नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंट है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यूनिट 3 का हम लॉन्ग क्वेश्चन तो आपको बता दिए, ठीक है, लेकिन अब जो आपका 5-5 नंबर वाला क्वेश्चन है, ठीक है, उसको और बाकी जो यूनिट 4 है, यूनिट 5 है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे पार्ट 2 में, ठीक है।